बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, लेकिन मौसम के साथ साथ प्रोग्राम में हम आज जो चीज़ें शामिल करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एज़ यूजुअल हम न्यूज़पेपर अपना डिस्कस करेंगे जिसमें तमाम हमारी अहम खबरें होंगी और इसके साथ साथ हमारे आज के मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे वही मामलात जो कि आप जानना चाहते हैं हमारे और आपके शहर में क्या हो रहा है ये सब आप तक पहुंचाएंगे आज के शो में। और फिर इसके साथ साथ सेल्स प्रमोशन, शहर की सब्जी मंडियों की सूरत हाल और साथ ही साथ मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है और आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है, ये सब चीज़ें आज के शो का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मौसम, क्योंकि बारिश कभी होती है और हम देखते हैं कि कभी प्रेडिक्शन तो की जाती है लेकिन बारिश नहीं होती। मॉनसून का मौसम है तो मौसम की सूरत हाल ये रहती है। जुनेद की तरफ रुख करेंगे। जी जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? अजी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश भी जो है वो होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज सारा दिन जो है वो बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। और हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। हालिया बारिशों के बायस जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत में मामूली कमी देखी गई है। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 68% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा रोज़ जो है वो शहर का मौसम खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया है। खुशगवार रहने का जो है वो इम्कान भी जाहिर किया गया है। मौसम के हवाले से जुनेद हमें अपडेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास है, अस्पतालों में टेस्ट के नए रेट तय होंगे, कमेटी कायम, इलाज मुआवजा महंगा होने का खदशा। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला, तलबा को 24 जुलाई तक लॉगिन हासिल करने की हिदायत। महाना करोड़ों की आमदन, रेलवे कमर्शियल ब्रांच खंडात में तब्दील। और टाइगर फोर्स के एहलकार भी रिश्वत वसूल करने लगे। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चल है आपका? अल्लाह का शुक्र। दुर्रे नायाब, सबसे पहले पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं हर रोज़ इस खोज में रहती हूँ न्यूज़पेपर देख के कोई अच्छी खबर मिल जाए। महंगाई की खबरें, लोग भी कहते हैं कि सुबह सुबह आके क्या क्या खबरें हमारे साथ डिस्कस करने लग जाते हैं। अब फिर एक जो खबर है आगाज़ में ही वो ऐसी है कि लोग इससे परेशान होंगे। अस्पतालों में टेस्टों के नए रेट तय होंगे और कमेटी कायम, इलाज मुआवजा जो है वो महंगा होने का खदशा है। कमेटी इस हवाले से कायम कर दी गई है और इलाज मुआवजा भी महंगा होने का खदशा है। यानी अब कमेटी को ये टास्क सौंप दिया गया है। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले गालिबन हमने देखा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, अब टेस्ट और फिर इलाज मुआवजा महंगा होने जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आप तो अखबार में छानती है ना खबरें की, शायद कुछ खबर मिल जाए। हम पूरा दिन सड़कों पे, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे जा जाके कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी पॉजिटिव खबर जो हम पिछले कई सालों से देते आ रहे थे और हमारी एक पहचान हुआ करती थी कि हम शहर में नए तरक्याती मनसूबे, शहर में नई चीज़ें, डेवलपमेंट और शहर में बहुत अच्छी जो चेंजेस होती थी हम उनको हाईलाइट करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज हमें खुद खबर देते हुए इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास है कि जब कुछ नया ही नहीं है, नंबर एक, और कुछ अच्छा ही नहीं है और कुछ पॉजिटिविटी उसमें नहीं है, तो किस तरह से झूठ बोल के उसको गलत पोर्ट्रे करके एक जर्नलिस्ट कितना उसको खूबसूरत बना सकता है खबर को। आप अब अस्पतालों की बात कर रही हैं, किस जगह पे महंगाई जो है वो इनके काबू में है,
महंगाई खामखा जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड गंदुम खरीदी, दूसरी तरफ कहते हैं गंदुम हमारे स्टॉक में मौजूद है, और तीसरी तरफ गंदुम इनसे काबुल के मतवातर 3 दिन आटे की कीमत में इजाफे की खबर। फिर ये कहते हैं जी कि अद्वियात पे नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर ने अद्वियात हमारे कंट्रोल में है, हमने ड्रैप को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कह दिया है कि ये जी इसकी कीमतों का तयन करें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 75 रुपए की जो मेडिसिन की नॉर्मल डब्बी आ रही थी वो 200-300 रुपए से तजावज़ कर गई है। मार्केट में ये हालात हैं कि दवाइयाँ अब जो रेगुलर पेशेंट हैं, आपके शुगर के, हार्ट के, आपके हेपेटाइटिस के, कैंसर के और क्रॉनिक डिजीजेस के, वो इस वक्त माहाना दवाइयाँ लेने से परेशान बैठे हैं, जो कि वो तर्क नहीं कर सकते। हालात आपके ये, आप टेस्टों को सुन लें कि आपके एक ही किस्म का टेस्ट पूरे शहर में मुख्तलिफ रेटों पे दस्तयाब है। आप प्राइवेट लेबोरेटरीज चले जाएं, उनके अंदर अपना एक कंपटीशन है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, उनके अंदर अपना एक कंपटीशन है। और एक और चक्कर जो मैं देख रहा हूँ कि अस्पताल में जब आप ज़ेरे इलाज होते हैं, मेरी वालदा खुद भी ज़ेरे इलाज रही, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको रेफर कर देते हैं कि जी बाहर एक करीब प्राइवेट लैब है, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। अगर आप कहें तो हम ऑनलाइन उनको बुला लेते हैं, उनका बंदा आके पेशेंट का वहीं पे बेड पे सैंपल ले जाएगा और 2 से 4 घंटे के अंदर जी वहां पे वो टेस्ट रिजल्ट दे जाएगा। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे खुद प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज और करीबी जो अस्पतालों के छोटी छोटी लेबॉर्ट्रीज उनको प्रमोट करने में जो है वो किरदार अदा कर रहा है। यहाँ से ये भी लगता है कि फिर इसके अंदर प्राइवेट जो सेटअप है उसमें पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इन प्राइवेट लेबोरेटरीज के साथ, और उनके लिंक्स हैं इनके अंदर कि वो उनको बुलाते हैं और उसके बाद उनका जो पेशेंट होता है उसकी फैमिलीज के साथ वो इसका करवा के, जो कि मुफ्त लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए, वो इनके गले डलवा देते हैं। दुर्नया, मुझे ये बताएगा, ये टीचिंग अस्पताल हमने माजी में देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते थे। आउटडोर की टाइमिंग में हमारे जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं, जिन्ना, जर्नल सर्विसेज, यहाँ पर मरीजों का लोड जो होता था वो संभालना मुश्किल हो जाता था। अब अगर यहाँ पर भी सस्ते इलाज की सहूलत जो है वो बार बार हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ ख़त्म की जा रही है, मुश्किलात पैदा लोगों के लिए की जा रही हैं, तो फिर इन टीचिंग अस्पतालों का फ़ायदा मुझे बताएं क्या रह गया? देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप लाहौर पंजाब भी उठा लें, 2 से 3 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट नामवर हॉस्पिटल्स हैं, वही चल रही हैं। उसके अलावा किसका सेटअप चल रहा है? आप करोड़ों रुपए भी झोंक रहे हैं, आप महंगी अद्वियात भी दे रहे हैं, आप महंगे टेस्ट भी दे रहे हैं, आप भारी भरकम डॉक्टरों को जो तनख्वाहों की बात करते हैं आप वो भी दे रहे हैं। आपने अलाउंसेस की बात की, जिस तरह जलीलो ख्वार करके उनको कोरोना अलाउंसेस दिए गए और अभी भी बहुत सारे पेंडिंग्स हैं, आप उसका हाल देख लें। तो इस सूरत हाल में कौन इलाज कराएगा? इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो छोटी बीमारियां होती थी, जो क्रॉनिक डिजीजेज नहीं है, लोगों ने तो अब उनको बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल में जाने का मतलब है आप किसी भी बीमारी के लिए कम से कम जो है वो 1 से 2 लाख रुपए अपने जेब में रखें। और सेकेंडली जो हमारे अस्पतालों का हाल है, लोग तो ये समझते हैं कि हम अस्पताल से कोई नई बीमारी लेकर नई बीमारी, फिर यही होता है कि अस्पतालों में जब आप जाते हैं तो आपकी, चूंकि आप पहले बीमार होते हैं, आपको जो बीमारियां हैं, कोई इन्फेक्शन हुई है, आपके अंदर कोई ऐसा जख्म बन चुका है, आपके अंदर कोई मैदे की, लंग्स की कोई भी बीमारी आपके अंदर चल रही है, आपको नहीं उसका आइडिया। जब आप उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आप मल्टीपल डिजीजेस जो हैं वो हॉस्पिटल से कैरी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डेंजरस वायरसेस हैं जो हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं और वहां से आपको लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इन हालात में लोग वहां घबरा रहे हैं कि अस्पतालों में ना जाएं, अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, उन्हीं से मशवरे करके इसको थोड़ा सा हैंडल करें। और पहले जो हालात थे बीमारियों के तारुक के लिए, वो मैं अब समझता हूँ कि बहुत बेहतर थे। अब जो हालात हैं वो बेहतर भी नहीं है और इंतहाई महंगे हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कह रही बेहतर नहीं है, और साथ साथ आपने ये भी कहा कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा माजी में अगर हम चले जाएं तो वो जो दावा था, जो तरजीहात कहा जा रहा था, सेहत, तालीम, सड़कों पर, पुलों पर तनकीद, और कहा जा रहा था कि जी शाहकार काम इन डिपार्टमेंट्स में किए जाएंगे, तो मुझे बता दें कि ये सब उसका नतीजा निकल रहा है। मैं अना आपको फिर ये मशवरा दूंगा, आप ऐसे सख्त सवाल ना किया करें, क्योंकि कुछ वुज़रा जो हैं वो बहुत ही बुरा मना जाते हैं
और अब वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे भी मौजूद हैं, आपके सोशल मीडिया की दीगर साइट्स पे भी मौजूद हैं। खुद इन्हीं की बातें हैं ना जो याद कराई जा रही है। जहां पे वजीर सेहत जो हमारी हैं डॉक्टर यास्मीन साहिबा, उन्होंने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफियों के साथ ही तकरीबन वो बदतमीजी पे उतर आई और उन्होंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए। उसके बाद तो बहुत अरसा हमने ये सोचा ही नहीं कि बतौर सहाफी हम हेल्थ मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन कर लें, क्योंकि वो तो अपने जो है वो काबू नहीं रखती अपने जज्बात पे, और उसका गुस्से का लिहाज जो है वो गर्म होके हम सारे सहाफियों में निकाल देती हैं। तो ये सवाल वहाँ किए जाते हैं जहाँ पे लोग मुहज़्ज़ब माशरों में अपनी कही हुई बात को याद रखें और अपनी कही हुई बात पे खड़े रहें और अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए तमाम तर नुकसानात को फेस करने के लिए तैयार रहें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है। हम पहले तो अपनी पुरानी बात याद नहीं रखते जो मौजूदा हुकूमत है, फिर जब पुरानी बात याद दिलाई जाती है तो बरहम हो जाते हैं, अगले बंदे की तजलील पे उतर आते हैं। और जब या फिर अच्छी ऑप्शन ये पकड़ी है कि आपने माजी की हुकूमत बस, और जब आपका दिल नहीं भरता तो आप माजी की हुकूमतों को जलीलो ख्वार करके आप कहते हैं जी अब ये तो ये होना है जी, यहाँ तो ये हो गया। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे भी बाकियों से भी, क्या क्या ये आइडियल हुकूमत के दावे हमने किए, आपने किए? ये आइडियलिज्म जो है वो हमने दिखाया? हम लोगों ने तो उम्मीदें बांध ली थी। हम लोगों ने तो उम्मीदें बांध ली थी कि वाकई तब्दीली आएगी। आपने कहा जी 20 साल की मेहनत है, हमने तब्दीली तैयार कर ली है, हम बहुत बड़ी टीम के साथ आ रहे हैं, हमारे पास दुनिया की और लोगों ने बहुत ज्यादा खुश दिली से खुशामदीद भी कहा। हमारे नौजवान हमने देखा कि किस तरह से खुश थे, और अब वो नौजवान क्या कह रहे हैं? आम लोग तो बेचारे उम्मीद कायम करते ही हैं तब्दीली की। हम जैसे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बैठे हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्तून रियासत आते हैं, अब तो हमारे वो स्तूनों वाली हालत नहीं रही लेकिन स्तून कहलाते हैं, हम लोग ही बिलीव करना शुरू हो गए थे कि शायद वाकई ही कोई चेंज है और शायद वाकई ही इनके पास कोई बेस्ट ऑप्शन आ गई है जो हमें अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन वक्त के साथ नजर आएगी। लेकिन अब तो 2 साल गुजर चुके हैं और वही पुरानी देग है, कुछ नया पकवान उसमें से निकल नहीं रहा। मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि देग वो पुरानी है और नया पकवान बन नहीं रहा, तो ये बहुत ज्यादा देर चीजें चलती नहीं, बल्कि हालात ज्यादा खराब, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली। खास तौर पे पंजाब की मैं आपको बता रहा हूँ ना, पंजाब में ये पीछे भी वज़ीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी पे सवाल उठाए गए और इनकी अपनी ही पीटीआई के अंदर से फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर जो एतमाद का इजहार किया, आज कबीना ने भी गुज़िश्ता रोज़ एतमाद का इजहार किया, ये चीजें ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ना वो लाहौर जैसे वाइब्रेंट शहर में, अगर आप कहें कि लाहौर शहर में पानी नहीं खड़ा, 15 मिनट बाद आपको पूरे लाहौरिये को 7500 किस्म की तस्वीरें वीडियो अपलोड कर देंगे। ऐसे ही है। तो कितनी देर आप ये चीजों के पीछे छुपेंगे? बिल्कुल, अब आप जितने दावे करते रहेंगे हकीकत आपके सामने आती रहेगी। खैर, इस सब के बाद मैं ये कहूंगी कि अवाम का, आम लोगों का अल्लाह ताला ही हाफिज है। उम्मीद हम फिर अच्छे की लगा के बैठे हैं, तो अगर अच्छा कुछ होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा। अगली खबर की तरफ जाएंगे। मौज मस्ती अब खत्म होने वाली है, इम्तिहानात देने का वक्त आ गया है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी की खबर शामिल करेंगे, जहां पर अब ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला कर लिया गया है और तलबा को 24 जुलाई तक लॉगिन हासिल करने की हिदायत भी कर दी गई है। ये एक नया सिस्टम है, ऑब्वियसली इसके लिए तलबा को भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी जो है वो तमाम तर तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ना कुछ होने से दुरे नायाब, ये बहुत बेहतर है। जी ठीक है, क्योंकि तालीमी साल जो है ना, आपकी बात ना बिल्कुल दुरुस्त है कि तालीमी साल ज़ाया होने के बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इस दौरान जहाँ पूरी दुनिया में ये हालात हैं आपके और ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है, बहुत सारे चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है, पेपर मार्किंग, पेपर राइटिंग, पेपर टेस्ट को अवॉइड किया जा रहा है, सिस्टम चल रहा है आखिर, तो आपको सिस्टम चलाने में क्या हर्ज है? थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। हाँ, अब हमारे जो असातिज़ा हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कंप्यूटर में मज़ीद अबूर हासिल करना पड़ेगा। उनको ज़रूर अबूर होगा, लेकिन अब उनको मज़ीद अबूर हासिल करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन सिस्टम के तहत जिस तरह हैंडलिंग की जाएगी उसकी मल्टीपल वर्कशॉप्स लेनी पड़ेगी और उसके बाद उनको सीखना होगा कि कम से कम वक्त के अंदर पेपर कैसे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन एडमिशन का जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसमें बहुत सारे तलबा की शिकायत भी आना शुरू हुई, रोल नंबर गलत आना शुरू हो गए। इसके साथ साथ बहुत सारे तलबा जो थे वो शिकायतें करते नजर आए कि जी उन्होंने फॉर्म जमा कराया था, इन्फॉर्मेशन गलत होगी। अब ये जब चीज़ें आना शुरू होती हैं
इम्तिहानात की तरफ जब ये चीज आएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं, और फिर प्रॉपर वर्कशॉप्स वगैरह जब तक असातिज़ा की नहीं होंगी तो फिर इससे तो बहुत मसाइल हो जाएंगे। हालांकि ना होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आप किसी भी मुल्क का जब वीजा अप्लाई करते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे उसका फॉर्म फिल करते हैं, आपका वहां पे ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो जाता है, आपको वहीं से आपका जो भी डिटेल्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद खोल के उसको 10-20 मरतबा आप चेंज कर सकते हैं, फिर अपडेट कर सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं, फिर उसका प्रिंट आता है। तो मैंने नहीं देखा कि इस दौरान कोई आपको जो फाइनल रेफरेंस नंबर होता है उसका कहीं पे एरर मिल जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे आईटी के निज़ाम में इतने ज्यादा लूप होल हैं कि हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीजों के साथ। अगर हमारी फर्ज करें कोई भी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात ना करें, अदर देन यूनिवर्सिटी है, उनके आईटी सिस्टम के आईटी माहिरीन में थोड़े से कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं कि वो इंटीग्रेटेड निज़ाम को लॉन्च करने में मुश्किलात का शिकार हैं। अगर किसी का डाटा अपलोड हो जाता है तो उसका रोल नंबर सही नहीं आता, किसी का रोल नंबर आ जाता है तो उसको डेट शीट्स कोई वक्त पे नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंप्यूटर तो देखें एक कमांड का मोहताज है ना, कंप्यूटर की गलती नहीं है, गलती इंसानी हैंडलिंग में है, जहां पे वो इंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, चीजों को लिंक कर रहे हैं। दुरे नायाब और अना का अलग-अलग डाटा वो ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद उनके रोल नंबर से लेके पेपर से लेके उनके जितने भी पोर्टल्स हैं उनको डील कर रहे हैं। और बहुत सारी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बहुत अरसे से अच्छे तरीके से हैंडल्स कर रही हैं। आज हमारी सरकारी जामियात पे बेचारा ये वक्त आया है तो उनके लिए कड़ा इम्तिहान है, और अगर ये कड़ा इम्तिहान पे पूरा नहीं उतरते तो बच्चों का तालीमी साल तो ऑफशोर ज़ाया होगा। उसके साथ साथ हम जिंदगी में ऐसे हालात में कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे पूरी दुनिया के साथ, जो कि हमारी कारकर्दगी और ऑलरेडी हम जो तालीम के दावे देखते थे उसमें हम बहुत पीछे वो तो आप छोड़ दीजिए, हम तो ऑक्सफोर्ड का शायद ऑक्सफोर्ड का निज़ाम तालीम तब्दील कर ले, अपना नहीं हम कर सकते। ये तय हो चुका है जी कि आप यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। जिस सूबाई वजारत के पास लाहौर शहर के स्कूलों का फैसला करने का इख्तियार नहीं है, मैं खुल के बात करना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हमें जब भी कहते हैं, कभी ट्विटर पैगाम दे देते हैं, कभी वीडियो पैगाम दे देते हैं जी कि विफाक बता रहा है पॉलिसी। तो जब एक सूबे की इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, फिर भी विफाक पॉलिसी बताएगा किया जा रहा है फैसले का, तो आप मुझे बताएं वो निज़ाम तालीम किस तरह तब्दील करेंगे, वो यकसा निसाब की बातें किस तरह करेंगे, वो प्राइवेट स्कूल माफिया को लगाम किस तरह डालेंगे, वो तमाम तर अहकामात पे अमल दरामद किस तरह कराएंगे, और इन द एंड ऑफ टाइम पिसना किसने, बच्चों ने और उनके वालिदैन ने, जो फीसें भी दे रहे हैं और रिजल्ट भी उनके मुताबिक नहीं आ रहे, रिजल्ट भी उनके मुताबिक नहीं आ रहे। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। माहाना करोड़ों की आमदन, रेलवे कमर्शियल ब्रांच खंडरात में तब्दील, दीवारें, छतें और फर्श खस्ता हाली का शिकार हैं। क्या कहेंगे दुरे नायाब? रेलवे की तो खस्ता हाली पे आपने देख लिया कि लोग पुराने जो वजीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके दौर का टाइम जो है वो अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बताना शुरू हो गया। मैं सोशल मीडिया का बार बार रेफरेंस इसलिए देता हूं कि सोशल मीडिया पे जो लोग, क्योंकि हमें तो इल्जाम हमारे ऊपर तो बहुत दिए जाते हैं कि हम वन साइड दिखाते हैं। मैं तो आज अगर बहुत ज्यादा बात जो है वो अपने इदारे की ही करना चाहूंगा तो वो कह रहे हैं कि ये तो जी इदारे के मुलाजिम है, तो इसने तो इदारे की बात करनी है। अगर हम बात करेंगे जी पीछे से कि जी पिछले दौरे हुकूमत में रेलवे की जो बोगियां थी वो इतनी अच्छी थी, वहाँ पे पानी की हालात इतने अच्छे हो चुके थे, और बतौर सहाफ़ी मैं भी सफ़र करना शुरू हो गया था, जो कि वाकई करना शुरू हो गया था। मैं यहाँ से मुल्तान जाता था, मुल्तान से कराची, और बहुत मैंने सफ़र किया। तो अब तो वो हालात नहीं है, अब तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे आपको हालात मिले। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? जब लोग आते हैं, लोग आपके रेल पे, ट्रेन पे सफ़र करते हैं, उसके बाद जो खसारा वहाँ से पूरा होता है, एक तो वो कॉप अप किया जाता है, उसके बाद जो पैसे आपको आते हैं, आप उससे नए नए प्रोजेक्ट्स और अपने इदारे की मेरे से बेहतरीन इस्लाहात करने की पोजीशन में होते हैं। सही कहा आपने। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये हालात हैं कि कमर्शियल फीसें और दीगर फीसें तो दूर की बात, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी प्रॉपर्टियां किधर पड़ी हैं और प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके कौन से लोग कहाँ निकल गए हैं। लाहौर शहर में एक प्लान था कि आप एक सर्कुलर पुराना ट्रैक है रेलवे का, उसको बहाल करेंगे, उसके दोनों तरफ जितनी भी ग्रीन लैंड है उसको रिट्रीव करेंगे, क्योंकि ट्रैक के दोनों तरफ कब्जा हुआ है। उसको आप रिट्रीव करके दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। ये पिछला साबिक दौरे हुकूमत का मनसूबा था, लेकिन अब वो मनसूबा शायद कागजों में दूर तो बात है, वो किसी को याद भी नहीं होगा। यही होता है कि हुकूमत चली जाती है, पिछले जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको पिछले हुकूमत की कारकर्दगी डाल के निकाल दिया जाता है, या तो उसको पॉलिश करके रंग बदल के नया
प्रोजेक्ट बना के पेश कर दिया जाता है या कोई अपना मनपसंद प्रोजेक्ट लाया जाता है। लेकिन रेलवे की वजारत में बहुत अरसे से हम देख रहे हैं हादसा बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर लोगों का एतमाद कैसे रहेगा ना? ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और हादसा बढ़ते गए, गलतियां इंसानों की, बिल्कुल ऐसे ही। आप ड्राइवर एक आपका 30 साल सर्विस है, 32 साल सर्विस है, वो इतनी गलतियां अचानक से कैसे करना शुरू हो गया? बिल्कुल। और आप ये कह दें जी कि पुर्जे की गलती नहीं थी, ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं था जी, अचानक मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 30 साल के बाद मेरे से एक ऐसी गलती होगी कि जी मैंने पूरी ट्रेन का और सैकड़ों कीमती जानों का नुकसान कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में, आपकी मशीनरी पे, आपके निजाम में बहुत बड़ी खराबियां मौजूद हैं। और ये खराबियां दुर्नायाब आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि सबके इल्म में भी होती हैं, बस एक दूसरे पे डाल के, इंसानी गलतियों पे डाल के अपने आप को जो है वो बड़ी ओवरलुक कर रहे हैं। आप किसी फाटक में, लाहौर शहर में 2-3 ऐसे पॉइंट है कि आप फाटक क्रॉस करना चाहें, या तो वो फाटक बंद नहीं होगा, बंद हो जाएगा तो वो फिर फाटक खुलेगा, जल्दी खुलेगा नहीं। बिल्कुल। अब इतनी लंबी उस पर लाइनें लग चुकी होती है कि बंदा कहता है कि दोनों तरह से फंस गए। बिल्कुल। अव्वल तो ये गेट बंद ना हो, अगर बंद हो जाए तो ये हालत जल्दी खुल जाए। बिल्कुल। तो जहाँ पे ये हालात हो, फिर आपके कांटा सिस्टम जो पुराना हो चुका है, जो कि बोसीदा और फरसूदा हो चुका है, आप वो निज़ाम नहीं तब्दील कर सके अभी तक। आपके पास जो बेचारे हालात हैं आपके ट्रेनों के अमले के, टेक्निकल अमले के, वो शायद किसी बहुत ही दकियानूसी ट्रेनों के अमले वाले हालात हैं। जब ये सब चीजें रहेंगी तो आपको खसारा भी रहेगा, क्योंकि लोग जो है वो एतमाद नहीं करेंगे और कोई जान आप अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे। आप अपने ड्राइवरों का तो लोग पैसे देके रिस्क अपने मोल ले, ये कौन चाहता है? कोई भी नहीं ये चाहता। वही बात है ना कि जाओगे तो ट्रेन थे आओगे अखबार थे। सही बात है। वो वाली बात जो है ना, वो लाहौरी जो है ना मजाक में बड़ी ज्यादा करने लग पड़े। और ये एक्चुअली हंसने के साथ साथ इसका लम्हा फिक्रिया है कि आपका रेलवे एक फॉल सेटअप की तरफ जा रहा है, जिसको गिरते हुए बचाना बड़ा जरूरी है। और इस पे छोड़ दें अब सियासत करना, आप कम से कम अपना जो रेवेन्यू आपके पास था आप उसी को बचा लें। आप ये ना कहें जी कि हम 10 करोड़ सालाना कमाते थे तो अब हम जी 50 करोड़ कमाएंगे। आप कहें जी 10 करोड़ कमाते थे, हमने 10 करोड़ पे संभाल लिया। बिल्कुल। अब हालात यही हैं कि अगर आप ज्यादा की तरफ जाएंगे, कम से कम जो आपके पास जितने इखराजात आप पूरे कर सके, जितना आप रेवेन्यू इकट्ठा माजी में कर रहे थे वो उतना कर सके, ज्यादा की तो आप बात नहीं की जा सकती। तनकीद के साथ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं मशवरा भी सिर्फ ये एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उतना ही रेवेन्यू संभाल लें जितना पुरानी करप्ट गवर्नमेंट जो है वो बकौल आपके वो कर गई है। आप उतना ही संभाल लें तो वेल इनफ है। आप आगे की बात करते हैं, आप कहते हैं जी कि हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, और लोगों की ये हालात है कि पैसेंजर आपके पास आधे रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है। पैसेंजर आपके पास है और जब लोग ही नहीं आएंगे तो डबल ट्रिपल वाले ख्वाब तो कभी पूरे नहीं होंगे। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। टाइगर फोर्स अगर नजर आई भी है तो किस तरह से नजर आई है? रिश्वत वसूल करते हुए खुले रेस्टोरेंट से 2000 रुपए वसूल करने की फुटेज भी सामने आई है। क्या कहेंगे दुरेना? अच्छा, ये तो आज ना आपको इस पे नहीं, मैंने सच कोई प्लान नहीं किया। अगर आप कहें कि मैं सारी खबरें ऐसे निकाल रही हूँ, आपको ना आज कजाफी भट्ट साहब को जरूर लाइन पे लेना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि उनकी तो बेचारों की ना, मैं कहता हूं कि लकीरें निकल गई हैं टाइगर फोर्स तलाश ढूंढते और जब अब निकली है तो आप देखें कि कितने धड़ल्ले के साथ, क्या कभी कोई सरकारी महकमा में इस तरह करता है? क्या कभी कोई रिश्वत लेते हुए इस तरह का मजिस्ट्रेट दीदा दुलेरी के साथ पैसे लेता नजर आता है? क्या कोई आपको पुलिस वाला, कोई आपको वार्डन किसी स्पेशल कोई स्टिंग ऑपरेशन ना करें आपके? अच्छा, मुझे यहाँ पे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा ये रजाकार लोग हैं, इन्हें हम कुछ नहीं दे रहे, ये खुद लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये मैदान में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले आकर लोगों को इंसाफ फराहम करना चाह रहे हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। तो हकीकत पहले तो इन लोगों को हम ढूंढते रहे, और जब मंजर आम पर आए तो किस तरह लोगों की मदद हो रही है ये तो सभी देख सकते हैं। देखिए, आपने एक इख्तियार दिया, चाहे जैसा भी दिया, आपने एक इख्तियार दिया कि ये कंप्लेंट राइज कर सकते हैं, आपके सिस्टम के अंदर इनकी इंटरवीन जो है वो ये कर सकते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो इसका गलत जो है फायदा वो नहीं उठाएंगे? और मेरा ख्याल है कि टाइगर फोर्स में अगर आप नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को अगर आप बगैर सहूलियात के, बगैर किसी फैसिलिटी के, बगैर किसी ऑनरेरियम के, बगैर किसी स्टाइपेंड के, एजाजिए के अगर आप फील्ड में उतारेंगे तो डेफिनेटली
कोई ना कोई तो इस निजाम के अंदर जो है वो पंक्चर लगाएगा। दुनिया मैं आपको बताऊं ये कल्चर बन चुका है, कोई भी इदारा है, कोई भी महकमा है, आप नए लोगों को ले आए, आप तब्दीली की बात कर लें, आप नया जज्बा कह लें, इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते। और मैं ये बताऊं कि आपको नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये एक मुहावरा इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आपने टाइगर फोर्स का ही काम करना था, अगर आपने ये चीजें करनी थी, इसको तो मजीद फोरेंसिक ऑडिट की तरफ जाना चाहिए कि एक बंदे ने प्रॉपर टाइगर फोर्स की कैप पहनी हुई है, उसने उसकी तमाम तर शनाख्त लगाई हुई है और उसके बाद वो खुल्लम खुल्ला देख रहा है। और किसी ने खुफिया ये जो वीडियो बनाई है उसका भी कमाल है कि उसने कमाल ही कर दिया और उसने भी कहा कि कोई बात नहीं। अब आप देखें ना, मैं यही कहा, अब मैंने बात, अब वापस हम बुज़दार साहब पे आते हैं कि आप कितनी देर लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे लाहौरी है हर वक्त किसी ना किसी नई चीज की तलाश में रहते हैं, आप कैसे बच जाएंगे? नहीं बच सकते। और कितनी देर बच जाएंगे? बिल्कुल सही। आप विद इन आवर्स, विद इन डेज एक्सपोज होते हैं। जब भी कोई आप ऐसी लूज बॉल खेलते हैं, आप कोई लूज टॉक करते हैं, कोई ऐसी बात कर जाए या स्लिप ऑफ टंग हो जाए, वो पकड़ी जाती है। और वो मीडिया से ज्यादा इस वक्त जो वाइब्रेंट है ना, वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया से कुछ छुपा नहीं रह सकता। इस तरह की चीजें जो हैं वो आप जितना मर्जी इस तरह की ना वीडियो से आप टाइगर फोर्स का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देखेंगे, आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं? कोई भी क्या सोचेगा कि इन बेचारों को तो अपने ही जेब खर्च की भी मुश्किलात है। मैंने इसीलिए मिसाल दी है ना कि हर इदारे, हर महकमे में ये सब हो रहा है और ये भी उसी डगर पर चल पड़े। देखिए ना, माइनर जरूरियात है ना, उन्होंने कहीं जाना है, मोटरसाइकिल पे पेट्रोल चाहिए, उन्होंने कोई मोबाइल यूज करना है, उनको इंटरनेट का कार्ड चाहिए और मोबाइल कार्ड चाहिए। तो ये 2-3 जरूरतें, ऐसी जरूरतें हैं जिनको शायद वो पूरा करते हुए, इधर उधर से फेवर लेते हुए सोचे भी ना। तो सिस्टम में आपने सबसे पहले खुद ही खराबी पैदा कर दी कि आपने उनको मौका दिया कि आप जाएं, खुद भी कमाएं और अच्छा अब कुछ ये टाइगर फोर्स जिन्होंने बनाई, जो लेकर आए, अब कुछ उनके रवैये में आपसे पूछना चाहूंगी। इस फुटेज के बाद, ये वीडियो मंजर आम पे आने के बाद, अब इसको भी क्या प्रोपेगेंडा और झूठ कह दिया जाएगा? मैं कहता हूँ कि फिलहाल कल से खामोशी है और इससे सस्ती सिर्फ अभी खामोशी चल रही है। ये कोई 12 घंटे बाद या आज शाम तक कोई बयान आना शुरू हो जाएगा और हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं, नोटिस लिया जाएगा, नहीं, का हुक्म पहले वो कहेंगे कि देखेंगे कि हमें ये बदनाम करने की कौन ये मैं वही कहने लगी थी कि ये नून लीग पे डाल दिया जाएगा। दूसरा आएगा, ये कोई साबिक काउंसलर था जिसने टाइगर फोर्स की पी कैप पहनी हुई थी। फिर तीसरा बयानिया ये आएगा कि ये हमारे मुखालफीन है हल्के में, जो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपना रहे हैं। फिर जब सब चीजें साबित हो जाएंगे कि नहीं, ये पीटीआई का ही वर्कर था और पीटीआई का ही लड़का था या पीटीआई का ही बंदा था, पूरा इलाका तस्दीक करता है कि ये पीटीआई की कैंपेन चलाता था, फिर वो कहेंगे हम इसकी तहकीकात करेंगे। बिल्कुल, फिर तहकीकात, और तहकीकात के बाद नोटिस हो जाएगा। तो नोटिस जब होगा तो आजकल नोटिस की हालत ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर या कोई हुकूमती बंदा नोटिस की बात करता है ना, तो माफिया से ज्यादा आवाम की टांगे कांपना शुरू हो जाती है। नोटिस ना लें, क्योंकि जिस चीज का नोटिस लिया जाता है वहां पर ही जो है वो काम हमें खराब होता नजर आता है। महंगाई की मिसाल हमारे सामने है। यहाँ पर आपने नोटिस लिया और कल ये था कि जिले इंतजामिया ने नया निर्खनामा जारी कर दिया और कीमतों में इजाफा कर दिया। खैर, नोटिस ना ही लें, जो तहकीकात हैं वो अगर मुकम्मल हो जाएं तो सामने आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा था। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर है 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 13 अरब 89 करोड़ के फंड मंजूर किए गए हैं। क्या कहेंगे दुर्रे नया? जी बिल्कुल, ये जो फंड्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है। जिस तरह की हम माजी में बात करते थे कि जी लाहौर शहर में ईस्टर्न बाईपास बन जाएगा, लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्ते जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद आप कहते थे जी कि कुछ नए वेन्यूज़ खुलेंगे। आपने देखा कि ईस्टर्न बाईपास, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, वो महमूद बूटी से सियालकोट मोटरवे को लिंक करता है और आप लाहौर शहर में दाखिल होते हैं तो एक नया एवेन्यू खुल गया। एक बहुत अच्छी बात थी। उसमें न सिर्फ इस्लामाबाद से आने वालों को फ़ायदा हुआ बल्कि लाहौर से सियालकोट और इस्लामाबाद जाने वालों को भी फ़ायदा हुआ। आपके 32 चौक पे जो है वो तकरीबन रश जो है वो ना होने के बराबर हो गया। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छी बात है, पैसे खर्च किए। ये बिल्कुल नॉर्मल से प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है वो ख़ानदानी महबूद आबादी के मराकिज़, जो शायद मेरे और आपके पैदा होने के वक्त भी हुआ करते थे मराकिज़, और हम छोटे होते थे तब भी सुनते थे कि ये जी छोटे छोटे मराकिज़ बने हुए हैं, ये ख़ानदानी कंट्रोल सिस्टम को करने के लिए है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसे देकर अरबों रुपए लगा के, ठीक है आप बुनियादी निज़ाम को तो बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे आपको हासिल क्या होगा? क्योंकि जब बल्दियाती निज़ाम में आप दोबारा
पूरी तरह से एंटर हो जाएंगे, आप बल्दियाती इलेक्शन करवा लेंगे, फिर बल्दियाती नुमाइंदों को भी आपको फंड्स देने पड़ेंगे। तो दुर्रे नायाब ये भी तो होता नजर नहीं आ रहा ना, ये जो प्लानिंग की जा रही है। अब मैं आपको एडवर्स रिमार्क्स पे आता हूँ कि अब जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। ठीक है जी। आप जब बुनियादी मसाइल सरकार जो है वो बल्दियाती निज़ाम को छोड़ के खुद उस पर पेनिट्रेट करेगी, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है कि आपने बुनियादी मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी, लेकिन जब आप इसको पेनिट्रेट करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो फिर मामला आपके वहीं पे आ जाएंगे कि आपको बल्दियाती निज़ाम पे क्वेश्चन उठेंगे कि लगता है कि सरकार संजीदा नहीं है, और बल्दियाती निज़ाम को राइज होने से पहले ही बल्दियाती निज़ाम के लेवल के फैसले और उनके लिए फंड जारी करने की बात की जा रही है। फिर उसमें यह भी क्वेश्चन आएगा कि क्या ये फंड जो है वो किसी सूबाई हल्के के किसी सियासी असर रसूख की बिना पे तो नहीं जारी किए जा रहे, जिस तरह माजी में भी होता रहा। हम मानते हैं बिल्कुल हर हुकूमत करती थी और पिछली हुकूमत भी करती थी, और असली जो असर रसूख रखते थे सियासी तौर पे पार्टी के अंदर, वो फंड्स भी ज्यादा लेके जाते थे। लेकिन सवाल फिर यही है कि ये जो तरक्याती स्कीमें हैं, ये फंड्स जो हैं, ये क्या यूटिलाइजेशन की नजर तो नहीं हो जाएंगे कि सिर्फ फंड्स पड़े हैं स्कीमों के मद में, आपने जल्दी जल्दी उनको जो है वो ड्रेन करना है, आपने उनको यूज करना है फौरी तौर पर, बेहतरी की उम्मीद हम ना लगाएं कोई। देखिए जी, बेहतरी की उम्मीद तब होती है कि जब बहुत सारे ऐसी स्कीमें बनाई जाएं जिससे पूरी आपका शहर की बात मैं हद करूंगा क्योंकि हम लाहौर का चैनल है, तो आपका पूरा शहर कम से कम जो है उससे मुस्तफीद हो, या आपके एटलीस्ट आपको कुछ नजर तो आए ना। एटलीस्ट अब शहर के हमारे अंदर ये हालात हैं कि सड़कें टूट का शिकार है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इकमोरिया पुल है, चाहे वो लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे गेट्स बनाने का प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू में हैं और अधूरे पड़े हैं। ठोकर की रिहेबिलिटेशन है, लाहौर शहर के अंदर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो खंडर बन रहे हैं। मैं एक एक प्रोजेक्ट पे ऑरेंज लाइन के साथ आप लाहौर में क्या कर रहे हैं, आप फिरदौस मार्केट को मूनसून में स्टार्ट करके कौन सा नया जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं। कुदरत के साथ भी कोई खेल खेलता है कि आपके सख्त बारिशें हो रही हैं और आप कई फुट गहरी खुदाई करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर बैठे हैं। फिर आपने हाजी कैंप ड्रेन के साथ क्या किया कि 4 साल से वो मामला लटका आ रहा है और अब जाके कहीं आपने माल रोड क्रॉस कराया बमुश्किल, अभी भी वो लेंथ पूरी नहीं हुई। फिर हाजी कैंप तब मुकम्मल होगा जब वो चुबुर्जी से शाम नगर रोड, उसके बाद रिंग रोड को क्रॉस करके आगे आबादियों में जाएगा जो कि बंद पा रहे हैं। आप अभी उससे बहुत पीछे हैं। मैं वही कह रही हूँ, ये तो ना होने वाली बात हो रही है। 21 सोर पॉइंट है लाहौर शहर में जहाँ पे पानी खड़ा ही होता है, बारिश स्टार्ट नहीं होती, हम कैमरे लेके वहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और अब हमें हिफ्स हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पर आपने इंतजामात के भी दावे देखते हैं, कैंप्स भी लगे होते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं होता वहाँ से निकासी। आपने ट्रीट किया है बमुश्किल एक पॉइंट, वो भी जो प्रोजेक्ट था आपका लॉरेंस रोड का, ये प्रोजेक्ट में पिछली हुकूमत में फ्लोट हो चुका था, उसको मुकम्मल करके आपने क्रेडिट ले लिया, तो बाकी 21 पॉइंट का आप क्या करेंगे? इसी स्पीड में लगे रहे तो ये लाहौर शहर के 21 पॉइंट तो आइंदा 21 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो जल्द होने वाले नहीं है। तो बात वो है कि लाहौर शहर को आपकी तरक्याती स्कीमों में और लाहौर शहर के आपको हिस्सा आप जो दे रहे हैं फंड्स का, वो क्या दे रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं, उस पर खामोशी है। और उस पर फिर यही बात जो लोग करते हैं कि ये लाहौर शहर को सजा दे रहे हैं क्योंकि लाहौर शहर में सियासी तौर पे वीक रही पीटीआई, उसने बहुत ज्यादा जो है सीट्स हासिल नहीं की। ऐसा हो रहा है, अब जो हालात हैं उसके इन फैसलों से नजर आता रखते हुए ये हो रहा है। आप मामूली सा तजिया कर लें, इन फैसलों से नजर आ जाएगा आपको कि आप लाहौर शहर के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगली खबर की तरफ जाते हैं। 4 केनाल से कम अराजी पर प्लाजे अपार्टमेंट्स बनाने की इजाजत, बिल्डिंग लॉज में तरमीम की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। क्या कहेंगे दुर्रेन? देखिए, लाहौर शहर में ये फैसला पहले एलडीए ने किया और एलडीए ने इसको इंप्लीमेंट किया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, संजीदा हलकों से भी, टाउन प्लानर से भी, इंजीनियर से भी, आर्किटेक्ट से भी, और लाहौर शहर के बसने वालों में। अगर एक एक की बात करें कि लाहौर शहर में बसने वाले ये कहते हैं जी कि मेरा 10 मरले का मकान है, मेरे साथ 10 मरले के मकान पे 4 मंजिला कोई बंदा आके रातों रात हाई राइज बना देता है, तो मेरे घर का तो बेपर्दगी भी गई। फिर नीचे वो अगर 1 या 2 दुकानें उसको अलाउ कर दी जाती हैं एज पर रूल, तो आपकी कमर्शलाइजेशन की वजह से एक तो जो रिहायशी इलाके हैं उनकी खूबसूरती भी गई, सेकेंडली आपको रेवेन्यू लॉस हुआ। आप जो पहले दुकान बनाने का, अपने बिल्डिंग को कमर्शियल कराने की जो फीस लेते थे, जो कमर्शलाइजेशन फीस लेते थे, उसका लॉस भी हुआ। ये तो है चले आम शहर की रिजर्वेशन। टाउन प्लानर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप हाई राइज पे जरूर जाएं, लेकिन शहर के कुछ मखसूस जोन्स बनाएं, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। मैं न्यूयॉर्क जब गया तो उसके अंदर भी डाउनटाउन जो था उसके अंदर बहुत ज्यादा प्लाजे मैंने नहीं देखे,
जो मैनहट्टन जो सेंट्रल न्यूयॉर्क है उसके अंदर हाई राइज थी, उसके अंदर मैंने कोई जो है वो यानी प्रॉपर कम बुलंदी वाली जमीन नहीं देखी। पूरे लाहौर शहर में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके बहुत नुकसानात होंगे। MCL के एरियाज जो है वो बोसीदा एरियाज है, पुराने एरियाज है, वो चुबुर्जी है, वो समनाबाद है, वो वॉल्ड सिटी है, अंदरून शहर और यहाँ पे तो अभी तक आपकी इतनी पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने घर, लक्ष्मी है, शालमी है, आपके जितने भी तमाम इलाके हैं। आप मुझे ये बताएं कि वहां पे आप खुदाई स्टार्ट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग के साथ, तो साथ खड़ी रॉयल बिल्डिंग, लक्ष्मी बिल्डिंग, इनकी क्या हालतें होंगी? बिल्कुल ऐसे ही आप ये खुद मुझे क्वेश्चन देते हैं। बिल्कुल आप पुराने घर, तो रिस्क है, ये तो बहुत बड़ा रिस्क। एग्जैक्टली जी, इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो MCL को मीटिंग करनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट करनी चाहिए, उसके तमाम तर प्रॉज एंड कॉन्स देखने चाहिए, मशवरे करने चाहिए। खतरात ज्यादा हैं, एक दो बिल्डिंग्स भी गिर गई ना खुदाई के दौरान, साथ आपकी हाई राइज जो आपने अप्रूव की होगी, यानी कि मेरे साथ पुराना बसीदा बिल्डिंग है, मकान है, उसके साथ आप 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला हाई राइज अप्रूव कर देते हैं, खुदा न खास्ता उसके इर्द गिर्द खुदाई के दौरान जितनी इमारतें हैं अगर वो कोलैप्स कर दें तो प्रॉपर सर्वे तो फिर बताएं क्या होगा? चीजें देखनी पड़ेंगी। और बिल्कुल आपने वैलिड बात की है कि आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको जाके देखने पड़ेगा कि हम इन नए रूल्स को कहाँ अप्लाई करने के काबिल है, कहाँ नहीं है, और कहाँ पे हमने अप्लाई किए। तो क्योंकि सिर्फ अगर इसको कागजों तक रखा तो फिर खुदा न खास्ता हमें बहुत सारे वाकयात भी ऐसे विदाउट फिजिकल आप इसको राइज नहीं कर सकते। अंदरून शहर, लाहौर शहर, पुराने लाहौर शहर के अंदर, और आधे से ज्यादा शहर में हमारे ऐसे ही पुरानी इमारतें हैं, तो आप इसको सिर्फ पेपर प्लानिंग आपने कहा ना कि LD का इलाका था जी, जौहर टाउन है, ठीक है, आपने कहा रायविंड रोड तक नई आबादियां बन रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, इधर से आप चले जाएं जी फैसल टाउन है, आपका गुलबर्ग है, मान लिया कुछ अच्छे ऐसे इलाके हैं जहां पे आपकी अभी बहुत ज्यादा आबादकारी अंदरून शहर की तर्ज पे नहीं है, मोहल्ला सिस्टम नहीं है, छोटे छोटे घर नहीं है, बाकी पुरानी चीजें नहीं है, और ऐसी इमारतें नहीं हैं जो बोसीदा हो चुकी हैं, अपनी लाइफ टाइम पूरी करती जा रही हैं। वहां तो चले आप रिस्क लें, आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे LD को मिसाल लें, देखें तो सही क्या परफॉर्म करते हैं। अगर अब MCL भी रातों रात इसको इम्पोज करने की कोशिश करेगी तो वो बिल्डिंगों से भी हाथ धो बैठेगी और अपने कमर्शियल रेवेन्यू जो कि पहले ही उनका वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है उससे भी हाथ धो बैठेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक मुझे जाना है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, काबीना ने वजीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है और वजीर आला साहब कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत भी की गई है। क्या कहेंगे दुर्रे आप? देखिए जी, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का जो क्वेश्चन है वो तो बात की बात है, ठीक है, उसमें वो फिर हाईलाइट भी करे ना कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था, कौन कर रहा है, ठीक है जी, कहाँ, या कोई मीडिया कर रहा था या फिर कोई इनके अपनी ही जमात में बैठे कुछ अनासिर कर रहे थे या कोई फेडरल गवर्नमेंट में जो इनको मुश्किलात पेश आ रही थी वो कर रहे थे। भाई बताएं ना, आपका बेबुनियाद प्रोपेगेंडा तो उस दिन से स्टार्ट है। अगर मैं सियासी तौर पे इस चीज को देखूं, जिस दिन से आप वज़ीर आला पंजाब बने और आपको पीपल्स पार्टी ने भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, आपको PMLN ने भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, इवन आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग थे जो कि खुद ही वज़ीर आला के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो कुछ ओपन बातें हैं ना, उसमें तो किसी को नहीं हो रही। हाँ, आपके पॉजिटिव काम को जो कि शायद मुझे तो अब इक्का दुक्का भी नहीं, अब मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे माइक्रोस्कोपिक उस इक्विपमेंट के साथ, या तो किसी ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया हो, हमने उसको गलत पोर्ट्रे कर दिया, किसी ने प्रोपेगेंडा ना कर दिया उस पे मुझे ये समझ नहीं आती कि वही बात के जब आप पे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे वज़ीर आला साहब, आप खामोश थे। जब आपको तब्दील करने की बातें की जा रही थी आप खामोश थे। जब आपको तब्दील करने के चंद घंटे गिन रहे थे मुख्तलिफ हलकों में, मीडिया भी पीछे था, मीडिया ने अभी वो उस तरह से प्रोपोगेट नहीं किया, ना कोई बात उठाई, आप खामोश थे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए, लाहौर आके उन्होंने आपसे 1-on-1 मुलाकात में एतमाद का इजहार नहीं कर दिया, तब तक आपको जो है ना वो पूरी तरह से आपने इस चीज का इजहार नहीं किया कि जी अब मैं सेफ हूं और मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझ में तो बहुत एतमाद है काबीना का, और काबीना का एतमाद जो है ना वो पूरी तरह इसलिए भी नहीं हो सकता कि ना जहां आप बैठे हो, जहां आप काम करते हो, वहीं पे आपके जो है
वो आपकी जगह आपकी सीट लेने के ख्वाहिशमंद भी पैदा हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि काबीना के अरकान 100% मेरे साथ हैं, जबकि दिल से वो 100% तकरीबन साथ नहीं होते हैं, तो क्योंकि वो खुद भी उम्मीदवार होते हैं। और वो उम्मीदवार क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने का और बेहतरी की तरफ जाने का हर एक को राइट है। अगर बतौर MP है आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो अगले को आने दें, अगर आप बतौर वजीर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो अपनी पार्टी के किसी दूसरे भाई को आने दें। बिल्कुल ऐसे। अगर आप बतौर वजीर आला आप समझते हैं कि आपकी अलायंस और आपकी पार्टी आपको बार बार एतमाद के करते अब थक जाएगी एक दिन, तो आपको फिर सोचना चाहिए कि कुछ और रास्ता देखें। बिल्कुल ऐसे ही। हर दूसरे महीने एतमाद की आपको जरूरत क्यों पड़ी है और फिर बताना पड़ रहा है कि सबको एतमाद है। अच्छा, ये घबराने का किसको कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है? ये प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कह रहे हैं कि घबराना नहीं, ये वो वाला घबराना? मेरी इतला तो वैसे देखें, मेरी भी, आप कज़ाफ़ी भट्ट साहब खुद भी बड़े सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर है, अगर उनसे भी पूछे तो हम दोनों और बाकियों की भी राय यही होगी कि अब वज़ीर आला पंजाब को थोड़ी घबराने की जरूरत है। क्योंकि अब बात आ रही है परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस की बात अब ये चंद महीनों में कैलकुलेट, यानी एतमाद की जितनी मर्जी बातें कर लें, एक्चुअली घबराने की जरूरत अब पड़ गई है। और बंदा तभी कहता है घबराने की जरूरत नहीं जब वो घबरा रहा होता है। ये एक कभी आप आए ना साइकोलॉजिस्ट को, आपके पास प्रोग्राम में आए तो आपने ये मेरी तरफ से क्वेश्चन जरूर पूछना है कि डॉक्टर साहब आप बताएं इंसान कब घबराता है और कब वो दूसरों को दिलासा दे रहा होता है? जब वो खुद घबरा रहा होता है। जब वो खुद घबरा रहा होता है। तो एग्जैक्टली ये हालत है कि अब घबराने की जरूरत पड़ गई है। परफॉर्म करने के लिए 1-1.5-2 माह है, इसके दौरान खुद फैसला हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ जाएंगे। गैस चोरी की शरह में इजाफा, कंपनी को करोड़ों का नुकसान है। तो ये अब से नहीं हो रहा। अगर हम गैस चोरी की बात करें, पानी चोरी की बात करें, यहाँ पर भी हम फिर अगेन ये कहते हैं कि माफिया होता है, अपने लोग शामिल होते हैं। बिजली चोरी की हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, इसको भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल क्या करना है, हमने अपने अंदर देखना है कि हमारे अपने इदारे में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो कि इस सब को जो है वो हवा देने में आगे। बड़ी हैरानकुन बात है अना, आप पूरे शहर से पूछें कि क्या गैस आ रही है जो चोरी हो रही है? बहुत अरसे से तो मुझे सिर्फ यही बता दे कि किसी ने गैस को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर कि पूरा दिन गैस आ रही हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो, खुली डुली गैस यूज हो रही हो। अच्छा ये है तो वो लोग जो परेशान हैं, ऑलरेडी वो परेशान हैं, लेकिन जो चोरी कर रहे हैं वो फिर धड़ल्ले से कर रहे हैं। चोरी इस तरह होती है कि ये एक कनेक्शन से कई कई घरों में पाइपों के जरिए ज़ेरे ज़मीन कनेक्शन जो है वो फराहम कर दिए जाते हैं, मेन से तार डाली जाती है और पूरी पूरी आबादियों को गैस सप्लाई कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चोरी का बुनियादी वजह बनती है। फिर जाहिर बात है गैस जब ओवरऑल लोड शेडिंग उसकी होगी, उसमें नहीं होगे तो वो तो मसला होगा, लेकिन गैस का आरा और अपनी अहलियों का गैस चोरी पर डालना, इसका फर्क जरा देखना। बिल्कुल आपने सही कहा। दुर्ने आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िम मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं बिलाशुबा बहुत अहम मामला है, क्योंकि बारहा कोशिशों के बावजूद क्यों हम अपने शहर को, अपने मुल्क को पोलियो फ्री नहीं बना पा रहे, ये एक सवालिया निशान है। और अभी अगर हम हालिया सूरत हाल की बात करें, पोलियो कैंपेन का आगाज़ एक बार फिर से किया जा चुका है, लेकिन इससे कबल हमने एक पोलियो का केस देखा, बच्चा जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई और बाद में फिर उसकी डेथ भी हो गई। अब हम एक के बाद एक पोलियो कैंपेन चलाते हैं, वैक्सीन पर सवालिया निशान उसके बाद जो है वो खड़ा हो गया। आया वैक्सीन की क्वालिटी क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पे किस तरह से चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मारिया खान जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुलबर्ग टाउन है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पोलियो से फ्री लाहौर शहर हमने देखा, अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों मुमकिन नहीं हम बना पा रहे? हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं इसके लिए, और इस वक्त लास्ट 2 ईयर्स से हमारी ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, मूवमेंट हो रही है, माइग्रेटीज आ रही हैं, अफगान पॉपुलेशन, पश्तून पॉपुलेशंस जो कि रिफ्यूज़ल कर रहे हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें दोबारा ऐसे केसेस मिलते हैं, हमारे आउटफॉल्स में हमें सैंपल्स मिलते हैं जिनमें पोलियो वायरस मौजूद है। तो अब इस वजह से हमने अपनी कैंपेन को रिज्यूम किया है, और आफ्टर 5 मंथ्स, क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ पोस्टपोन थी, लेकिन अभी रिसेंट अक्रेंस जो एक 26 मंथ्स का बच्चा अली है जिसकी डेथ हुई है पोलियो की वजह से, उसके बाद हमने दोबारा ये अपनी टीम्स को ट्रेन किया है
और हमने अभी रावी टाउन में एक मॉपअप स्टार्ट किया है जो कि लास्ट 2 डेज से स्टार्ट हो चुका है। हमने वहाँ पे 6 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो के कतरे पिलाने शुरू किए। अच्छा डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताया, कैंपेन्स तो हम बहुत देखते हैं, बार बार की जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी कैंपेन में रह जाती है? आपके पोलियो वर्कर्स इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं जो आपको उन्हीं इलाकों में बार बार केसेस नजर आ रहे हैं? आपको पता है गुलशन रावी ड्रेन से बार बार जो है आपको सीवरेज के नमूने पॉजिटिव मिल रहे हैं और ये चीजें पॉइंट आउट हैं भी, क्यों बार बार ऐसे होता है? ये हमारे स्टूल सैंपल्स में हमारा पोलियो वायरस मौजूद होता है। मैंने आपको बताया कि स्लम्स में पुअर हाइजीनिक कंडीशंस जहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर जैसे माइग्रेशन होती है, लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे कैरियर्स भी होते हैं क्योंकि हमारे पास केपी से, बलूचिस्तान से, दीगर जगह से इन्फ्लक्स होता है। लाहौर एक बहुत मेट्रोपॉलिटन एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट है। हमारी ये मैसिव कैंपेन्स का मकसद ही यही है कि जो बच्चे रह जाते हैं पोलियो की मुहिम में, उनको दोबारा हम कतरे पिलवा सकें। और हम इस वक्त तकरीबन 19 लाख बच्चों को कतरे पिलाएंगे और हमारे मोर देन 250 यूसीएमओज हैं जिनकी हमने कंप्लीट ट्रेनिंग की है। सही। और इस दफा हमने उनको खास कोविड रिलेटेड एसओपीज में ट्रेन किया है, जिसमें हमारे सीओ हेल्थ डॉक्टर शोएब गुरमानी, डीएचओ डॉक्टर फैसल मलिक, इन सब ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है। मैं डीडीएचओ गुलबर्ग और दीगर डीडीएचओ का बहुत अहम किरदार है। सही। हमने खुद उनको ट्रेनिंग्स दी हैं, उनके कोरोना टेस्ट किए हैं, उनको थर्मल किट्स दी हैं, उनको हमने प्रॉपर गाइड किया है और हमने सैनिटाइजर्स, मास्क इंश्योर किए हैं ताकि वो किसी को ना तो हमारा अमला सफर करे, उनकी पहले एहतियात और केयर और बाद में फिर वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो सही तरह से हमने लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज का स्टाफ हमने रखना है क्योंकि उनकी सेहत भी हमारे लिए जरूरी है। और हमारी मोर देन 5000 टीम्स जो है वो इस वक्त लाहौर में डोर टू डोर जाएंगी और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएंगी। सही। अब मैं वैक्सीन की तरफ आना चाहूंगी और अली की मिसाल हमारे सामने है। 2 किस्म की वैक्सीन उसको दी गई लेकिन फिर भी वो जामबर नहीं हो सका। अब वैक्सीन पर भी तो एक क्वेश्चन मार्क है, क्या कहेंगे आप? जो एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड हैं डब्ल्यूएचओ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैक्सीन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वैक्सीन जो हम मोनोवेलेंट वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं और इस वक्त हमने MOPV2 देनी है और ये बहुत सेफ है। और मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि जरूर अपने बच्चों को कतरे पिलवाएं और हमने इसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करवाया। सही। और इसके ऊपर बिल्कुल किसी जरूरत की डाउट की जरूरत नहीं है, ये टोटली सेफ है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अब आपने इस वैक्सीन को एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखना है ना? जी जी, कोल्ड चेन। अब इस चीज को आप कैसे इंश्योर करेंगे? आया आपके पोलियो वर्कर्स जो हैं उनकी तरबियत इस तरह से की जाती है कि वो इन चीजों का भी ख्याल रखें? सेकेंडली, अगर की जाती है तो मॉनिटरिंग का भी तो कोई निजाम होना चाहिए। उनका एक कंप्लीट मॉनिटरिंग निजाम है, उनका एक पूरा सेटअप्स है, उनमें उनके यूसीएमओज हैं, उनके एरिया इंचार्जेस हैं, उनके अंदर टीम काम कर रही हैं और टीमों में भी उनकी जो फर्दर 2-2 लोग होते हैं जो डोर स्टेप्स जाते हैं। हम खुद डीडीएचओज मॉनिटर करते हैं, उनको प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आइस पैक्स दिए गए हैं जिन्हें लेकर जाएंगे वो वैक्सीन को। और उसमें किसी किस्म की ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है कि वैक्सीन की तरफ से कोई कमी है। और हमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पूरी एक मैसिव कैंपेन की है, बल्कि हमें आप लोगों की मीडिया की ताउन की बहुत जरूरत है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इस बारे में अवेयर किया जा सके। अब आपने कहा कि वैक्सीन पर कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्रॉपर इस चीज को देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है, टेम्परेचर और इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी आपने बताया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, अली वाला केस, इसकी इंक्वायरी फिर क्या निकली है? कहां तक ये मामला पहुंचा? असल वजह इसकी क्या बनी? असल वजूहत यही रिफ्यूजल रेट्स होते हैं जिन्हें हमने बहुत ज्यादा मिनिमाइज की है। हमारी कॉमनेट टीम्स हैं जो पहले कम्युनिकेशन करती हैं, जिन इलाकों में रिफ्यूजल ज्यादा है वहां जाकर वो मिलती हैं, वहां के मुअज़्ज़िज़ीन जो इलाके के हैं उनको भी साथ मिलाया जाता है ताकि वो लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा थिंकिंग है, लोगों की डिफरेंट थिंकिंग्स हैं। कुछ लोग इससे डरते हैं कि कोई नुकसानदेह ना हो, लेकिन मिसकंसेप्शंस हैं जिनको दूर करना हमारा फर्ज है। हम लोग खुद भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, डोर टू डोर मिलते हैं और इस चीज पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मारिया, व्हाट डू यू थिंक? हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमने रिकॉर्ड ये बात है कि लाहौर पोलियो फ्री हुआ, तो क्या समझती हैं आप? ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा हुआ था तो हम तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छी चीजों को मिसाल बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें अब आपको नहीं लगता रिपीट करने की जरूरत है? नहीं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से मुकम्मल एफर्ट्स कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, मीडिया के ताउन की ज़रूरत है और डेफिनेटली हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, उनको शऊर दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारी टीम्स भी इस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर लोगों के डोर टू डोर जा रही हैं
तो उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें और वो भी आपके ताउन के लिए आपके पास आए। बिल्कुल, ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर वो लोग जो कि आपके घरों में आ रहे हैं, इन हालात में जब हम लोग घरों से नहीं निकल रहे, आप लोगों को मैसेज ये देते हैं कि आपने घरों में महफूज रहना है, तो वो लोग जो कि आपके लिए बाहर निकल रहे हैं उनके साथ ताउन जरूर कीजिए। इसके बगैर हम अपने शहर को, अपने मुल्क को पोलियो फ्री नहीं बना सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर हम बार बार ये कैंपेन चलाते रहे, लोगों को हम किसी तरह से जो है वो कायल ना कर पाए, तो हम तो फेल हो जाएंगे ना। अब अगर मैं बात करूं कि हमने पोलियो फ्री शहर देखा है, उसमें हमने मैसिव कैंपेन देखी, लोगों के घरों में लोगों को जाते हुए देखा, दिन रात उनको बताते हुए देखा, स्कूल कॉलेजेस के लेवल में, सोशल मीडिया पर, मीडिया में हमने भरपूर कैंपेन्स देखी। इस चीज की जरूरत है। जी, हम कैंपेन्स कर रहे हैं और हम इलाके में मस्जिदों में ऐलानात करवाए जाते हैं, मुअज्जिज़ीन उनके घरों तक जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमनेट की टीम्स भी उनके पास जा रही हैं और हम लोग आपके मीडिया के तवसत से भी लोगों को बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल होगी और हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक आएगा और हमारा जो 19 लाख पॉपुलेशन का टारगेट है और जो हमारी 5000 टीम्स ने कवर करना है, इंशाल्लाह वो हम उसको मैच करेंगे। ठीक है डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताएगा, आपके पास जो माजी में कैंपेन्स की गई, आप लोगों ने ही कैंपेन की, उसके बाद केसेस भी सामने आए, अब उसको देखते हुए कुछ हिकमत अमली में चेंज किया गया? जी बिल्कुल किया गया। अब तक हमारे पास 2 कैंपेन्स हुई थी। हमारी 2 तरह की कैंपेन्स होती हैं, NIDs और SNIDs। ठीक है। NIDs जो है वो नेशनल लेवल पे हो रही है और SNIDs हमारे सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। तो हमारी पहले 1 फरवरी में NID एक रेगुलर हमारी कंडक्ट हुई थी नेशनल लेवल के ऊपर, एक पोलियो कैंपेन। सही। उसके बाद फिर हमारे पास एक केस आया था एक 10 साल बच्ची का, जिसके बाद हमने फौरी तौर पे मार्च में SNID और स्पेशली लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पोलियो वैक्सीनेशन स्टार्ट की। इमीडिएटली एक्शन लिया गया और ये 16 मार्च से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर हमारे पास कोविड रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई और इमीडिएटली एक डिफिकल्ट पैंडेमिक स्टेट क्रिएट हो गई, जिस वजह से जस्ट आफ्टर 4 डेज इसको विद होल्ड कर दिया गया। और अब आफ्टर दैट टाइम वी हैव रिज्यूम्ड इट बिकॉज वी फाउंड आउट अ केस इन रावी टाउन और UC12 में हमने वो केस देखा, वो 26 साल बच्चे का जिसका मैंने बताया था। तो अब इमीडिएटली हमारे रावी टाउन में एक मॉपअप स्टार्ट किया गया है जिसका 3रा दिन है और अब हम कमिंग 17 अगस्त को, 17 से 21 अगस्त को कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन चला रहे हैं। उसी के लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने सुपरवाइजर्स को ट्रेन कर दिया है और हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को इमीडिएटली अच्छा, अब ये कंप्लीट कैंपेन जो आप शुरू कर रहे हैं, इसके लिए पहले से लोगों को बताना शुरू कर देना चाहिए ताकि ऑब्वियसली आपके जो वर्कर्स जाएं लोगों के घरों में, वो भी परेशान ना हो, लोगों का ताउन भी रहे और आपकी कैंपेन इसी तरह से कामयाब हो सकती है। और इस प्रोग्राम का खसूसन मकसद और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि लोगों को समझाया जाए कि वो हमारे साथ आने वाली कैंपेन में बहुत ताउन करें और अपने तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं और हमारी टीम्स के साथ ताउन करें। सही। कुछ पोलियो टीम्स के तहफुजात हमेशा हमने देखे रहते हैं, तो उनके तहफुजात जब तक दूर नहीं करेंगे, आपने SOPs की बात बता दी कि कोविड की वजह से जो जो चीजें उनके लिए जरूरी हैं वो की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पोलियो वर्कर्स सिक्योरिटी खदशात का जो है वो परेशानी नजर आती है। हमने देखा कि पुलिस टीमें उनके साथ तैनात की जाती हैं, तो क्या उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है? जी, हम उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे और हमारे DC साहब ने DPEC मीटिंग में ये चीज डिस्कस की। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे DDHOs खुद इस सिलसिले में सबसे पहले कॉम्युनिटी टीम्स को इन्वॉल्व कर उस एरिया की सेफ्टी को मॉनिटर करेंगे और उसके बाद हमारे टीम्स वहां जाएंगे और होपफुली इंशाल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हमें उम्मीद नहीं है कि पैदा हो। सही। आप क्या समझती हैं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की आप बार बार बात करी हैं, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर आप समझती हैं कि हमेशा चैलेंज रहता है आपकी टीमों को भी और आप लोगों को प्लानिंग करने में भी उन इलाकों को फोकस करना पड़ता है? इस वक्त करंटली तो रिफ्यूजल रेट तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि रावी टाउन में 2 दफा इंसिडेंसेस निकले हैं UC12 और 13 में, इस वजह से हम वहां पर अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहां के आउटफॉल्स में भी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए वहां पर वैसे तो ऑन दी होल हम हर जगह पे गाइड करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो टारगेट एरियाज हैं वहां पर हम इससे पहले कैंपेन चलाकर लोगों को अपने साथ मिलाएंगे ताकि वो ताउन करें और उनके मुअज्जिज़ीन को हम अपने साथ मिलाएंगे। बिल्कुल, लोगों के ताउन के बगैर तो ये माइंडसेट को रीड बिल्कुल ऐसा ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगी डॉक्टर मारिया? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं और महकमा सेहत के अमले के साथ ताउन कीजिए। और थैंक यू सो मच आपकी टीम का कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मीडिया अवेयरनेस में आप हमारा बहुत साथ दे रहे हैं।
डेफिनेटली आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि सभी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो, हमारा शहर पोलियो फ्री हो, और इसके लिए हमेशा हमारा ताउन रहा है और आइंदा भी ऐसा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज में ताउन नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी कैंपेन्स चलाई जाएं, आप लोगों को बताया जाए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में, जिनके बारे में हमने अक्सर आपको बताया कि इसके बंदिश के अहकाम जारी किए जा रहे हैं, और हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि आया ये नौबत क्यों आती है, क्यों वो लोग जो कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास कोई मकसद नहीं है, जबकि जब आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी बंदिश के अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं। तो जहां एक बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कि इन ऐप्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं, बगैर किसी मकसद के इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं ऐप्स का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो जब हमने जिक्र की, इस तरह के लोगों से बातचीत किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मैदान में आए जिन्होंने कहा कि इसकी बंदिश नहीं होनी चाहिए। उन्हीं में से हमारी आज की एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उसवा ज़ैनब, उनसे जानेंगे उनके बारे में। पहले आपको बताती चलूं, डिबेटर भी हैं, यूट्यूब पे भी खासी एक्टिव नजर आती हैं, आपको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, हर तरफ बहुत अच्छे तरीके से अपना नुक्ता नजर भी बयान करती नजर आती हैं। तो उसवा ज़ैनब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी वजह से हम एक मिसाल लोगों को दिखा रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि इस एज के बच्चे सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेम्स खेल रहे हैं, या फिर हम देखते हैं टिकटॉक पे जो आजकल बच्चे नजर आ रहे हैं, गानों पे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसवा जो है, बिल्कुल मैं कह सकती हूं कि दूसरी अगर तस्वीर का रुख देखें तो हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल में हमने उसवा को हमेशा ऐसे देखा है। मुझे बताइए, सोशल मीडिया का ये जो आजकल इस्तेमाल है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे नज़दीक तो हर चीज़ का, जैसे अभी आपने कहा, दो रुख हुआ करते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और चीज़ खुद बुरी नहीं हुआ करती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। तो जैसे टिकटॉक को ले लें या कोई भी एप्लीकेशन ले लें, उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी है। वो ज़हमत है पूरे मुआशरे के लिए अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है, अगर इक़दार के मुनाफी इस्तेमाल होता है। रिलीजन को ले लें, मुआशरती इक़दार को ले लें, अगर उसके ऑपोजिट काम होगा तो वो ज़हमत है, लेकिन रहमत भी एट द सेम टाइम है। आप उस इट्स सोशल मीडिया, राइट, कम्युनिकेशन के लिए है, तो उससे आप पॉजिटिव बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस साइड पे हैं तो आप अपने रिलीजन का मैसेज दे सकते हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट फॉर योर रिलीजन, आप किसी और जदीद इल्म का प्रोपगेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो उसका इस्तेमाल उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि इसको एज एन डायरेक्ट बैन कर देना, ये हम इसको ऐसे एक जनरलाइज कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा एडिक्टेड है, राइट। तो उनके लिए अगर ये मनफी चीज है, आप उसको डायरेक्ट बैन कर देते हैं, कोई पॉजिटिव अल्टरनेटिव नहीं देते, तो इंटरनेट इज दिस एंटायर यूनिवर्स जहां पे वो इलीगल तरीकों से जाके या तो उसको प्रॉक्सीज वगैरह को इधर उधर करके या तो वो इलीगली उसको हासिल करेंगे, या तो उससे भी बुरी नेगेटिव चीजों की तरफ जाएंगे अगर उनको अल्टरनेटिव नहीं मिलता। सही, मुझे ये बताएगा, अभी जो मैंने सोशल मीडिया पे खास तौर पे हमने बीगो की बात की, जिस पर फहश और गैर अखलाकी मवाद की वजह से इसको अब बंद करने की तरफ जा रहे हैं, और फिर टिकटॉक के बारे में भी हम ये सुन रहे हैं। अब ये जो एप्स है ना, यहाँ पर आपने खुद भी विजिट किया होगा, देखा होगा, मैंने तो अब तक जितनी चीजें देखी हैं उसके बाद मुझे लगता है कि इसको एक्चुअली बंद ही हो जाना चाहिए। किसी चीज का कोई मकसद नहीं है। वो लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों हैं। लेकिन अगर आप टिकटॉक यूज नहीं करती हैं और मैं भी टिकटॉक यूज नहीं करती, तो हमें जो टिकटॉक्स देखने को मिलती है वो वही टिकटॉक्स होती हैं जो बेतहाशा वायरल होके दूसरे सोशल मीडियाज पे हमें मिलती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा है जो टिकटॉक को ही ऐप को इस्तेमाल करता है, तो उस पर पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे बाहर हम अगर देखें
तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो म्यूजिक लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका एक पॉजिटिव मैसेज होता है। मैंने आज तक जो दो लाइक एक्सट्रीम्स पे टिकटॉक्स देखी हैं, पॉजिटिव वालों में एनिमल्स को वो हेल्प कर रहे होते हैं और सिक पीपल को हेल्प कर रहे होते हैं, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। दैट काइंड ऑफ टिकटॉक कहीं ना कहीं आपको कुछ उसका मकसद नजर आता है ना, मकसद नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान में एक दोगला सा मयार है कि यहाँ पे हम भारत की एक तरफ जंग का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के गानों पे हम डांस भी करते हैं, और एक तरफ से एक तरह की एक पागलपना सा है जिसमें पूरी कौम डूब रही है एक तरह से। तो यहाँ इस्तेमाल की बात आ जाती है, फिर वो लोग टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए और इल्म के प्रोपगेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत एक हम लोग को खुद नहीं पता ना, हम लोग को खुद अपनी क्लैरिटी नहीं है। उस वक्त मुझे बताइएगा, आपकी एज के बहुत सारे बच्चे सिर्फ गेम्स के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए, और फिर ये जो हमारा कोविड-19 का टाइम गुजरा है, इसमें तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बच्चों ने इस्तेमाल किया है। क्यों, कोई मकसद नहीं है इसमें? क्या फैमिली का रोल आप समझती हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल, आखिर वालिदैन के मर्ज की दवा है, उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आई सीन पीपल, उनके छोटे छोटे बच्चे टॉडलर्स रो रहे होते हैं, वो उनको फोन्स दे देते हैं और फिर दे डोंट नो कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से क्या उठाते हैं, और उन्हीं फोन्स के साथ जब वो बड़े होते हैं तो वो गलत काम करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो देखें उनके बच्चे यूज कर क्या रहे हैं, और अगर वो गलत यूज कर रहे हैं तो उनको समझाएं कि गलत यूज नहीं करना, उनको एक लाइन दे दें कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, और फिर जितना भी कुछ टेम्पटिंग लगे, यू डोंट हैव टू गो टू द अदर साइड, हमेशा एक पाथ पे रहना है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है गाइड करना कि सोशल मीडिया को आखिर यूज करना कैसे है। आपको कितना टाइम हो गया सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए, और अब तक ऑब्वियसली पजीराई भी मिलती होगी, लोग तनकीद भी करते होंगे, कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को? मुझे 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है एज इन ब्लॉगिंग करते हुए, और तनकीद भी होती है और पजीराई भी मिलती है। पजीराई इज्जत मिलती है और बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा कंटेंट म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, दैट्स नॉट माय थिंग। बिल्कुल, मैं इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए मेरी बहुत टिकटॉकर्स से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम लोग मुझे देखते हैं, और एक तो ये है, लेकिन ये दोनों अलग साइड हो जाती हैं। मैं तो इनको बिल्कुल मुख्तलिफ हल्का कह देती हूँ। हाँ, तो जो ऑपोजिट लोग होते हैं वो हमेशा तनकीद किस सूरत में करते हैं, वो मैं आपको ये बताऊं कि 4 साल पहले की मेरी एक वीडियो जिसमें मेरा दुपट्टा नहीं है, मैंने ट्विटर पे देखी भी थी, मेरा दुपट्टा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लोग दूसरे के मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं। उन्होंने कहा है आप मुसलमान नहीं है, आपके सर पे दुपट्टा नहीं। ऑल्दो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो 4 साल पहले की वीडियो है, मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, पजीराई जिस तरह से मिलती है, जो पॉजिटिव चीजें आपके अंदर आती हैं, मुझे ये बताइएगा, जो मैसेजेस आप पहुंचाना चाहती हैं, लोग जब उनको पसंद करते हैं, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर किस तरह से सोचती हैं कि नेक्स्ट क्या प्लान करने वाली हैं? मेरे फादर मुझे बहुत हेल्प करते हैं और हमेशा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ, और दूसरे रिसोर्सेज, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस जहाँ पे आप कंपेटिटर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो आपके मौक़िफ़ से थोड़ा हट रहे हैं तो कैसे आपने अपनी ही लाइन पे रहना है और अपने ही मैसेज को आगे, जैसे नई नई ऐप्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी और अच्छी होती जा रही है, तो उसको यूज करते करते कंटेंट वही होगा, बस उसको आगे थोड़ा सा फाइन कर देने वाली बात। बिल्कुल, लेकिन आपकी एक पहचान रहनी चाहिए। सेकेंडली, इस पहचान को रखना जो है अब वो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर आपने फर्ज करें एक पॉजिटिव मिशन शुरू किया भी है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी हर तरफ है कि यू फाइनली अडॉप्टेड और यू लूज साइट ऑफ व्हाट यू आर। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है और आपने किस बात पे। अच्छा, मुझे ये बताएगा, डू यू थिंक कि अगर ये ऐप्स आ गई हैं, जिस तरह से हमारे सामने टिकटॉक है, जिस तरह से हमारे सामने हमने बात की बीगो ऐप, मुख्तलिफ ऐप्स हमारे सामने हैं, तो पॉजिटिव चीजें यूट्यूब पे जो लोग दिखा रहे हैं, ट्विटर पर जो दिखा रहे हैं, वो कहीं पीछे रहती जा रही हैं, लोग इस तरफ जाते जा रहे हैं, और फिर मुआशरती बिगाड़ जिसकी हम बात बार बार करते हैं वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यकीनन इट्स अ जनरल परसेप्शन, और ये फैक्ट भी है कि एक अगर इंसान है तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जल्दी और एडिक्ट हो जाता है उससे, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोटीन
वो नेगेटिव डिकोटीन इज काइंड ऑफ अ केमिकल जो आपकी बॉडी इट्स काइंड ऑफ अ प्लेजर जो आपकी बॉडी रिलीज करती है। और नेगेटिव चीजों में वो इतनी एडिक्टिव होती है कि नेगेटिव चीजों में आपको जब डिकोटीन की ज्यादा मिकदार मिलती है तो यू गो टुवर्ड्स दैट। और जो अच्छी चीजें होती हैं दे आर जनरली बोरिंग, जैसे स्टडी करना, जैसे फर्ज करें रिलीजन पढ़ना या कोई भी बुक पढ़ना या कोई चीज नया स्किल सीखना, इट्स जनरली बोरिंग। तो उसमें डिकोटीन नहीं मिलता, इसी वजह से हम उसकी तरफ नहीं जाते बिकॉज इट सीम्स बोरिंग। हम सिर्फ उस चीज की तरफ जनरली जाते हैं जिसमें अट्रैक्शन होती है बेसिकली। अच्छा मुझे बताओ कि आपको लगता है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की, आपके इर्द गिर्द के माहौल की आती है, या इनको बंद करके ही इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? ये दो एक्सट्रीम्स हो जाएंगी, एक तरफ तो हम बिल्कुल बंद कर दें और दूसरी तरफ हम उसी में रहें और नेगेटिविटी हमें सराउंड करे। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को आउटराइट बंद के बजाय एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। अगर आपके पास टिकटॉक है जहां पे सिर्फ म्यूजिक है और जनरली आप बहुत सारे साउंड ट्रैक्स में से एक उठाते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट रिलीज एन ऐप जहां पे सिर्फ पॉजिटिव साउंड ट्रैक्स हों, आप वहां से उठाएं और वो आपको इनकरेज करें कि आप और रिसर्च करें और उसके ऊपर एक्ट करें और फिर प्रोपगेशन करें एक पॉजिटिव चीज की। तो आई थिंक ऑल्टरनेटिव्स आर द बेस्ट सोल्यूशन। ये नहीं है कि आप इसी में रहें, मुकम्मल उसको बंद कर दें, ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे तो उससे ऑब्वियसली उन लोगों का फायदा होगा जो ये कह रहे हैं कि हमारा रोजगार भी इससे अब वाबस्ता हो चुका है। मैसेज क्या देना चाहेंगी यंगस्टर्स को? मेरा मैसेज ये है कि वट एवर यू डू प्लीज कीप इन माइंड कि आपको किस ट्रैक पे जाना है, और नो मैटर हाउ टेम्पटिंग द रॉन्ग थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रास्ता मैं हमेशा समझती हूँ कि मंजिल साफ हो तो रास्ता खुद साफ हो जाता है। अगेन जो राइट चीज होती है वो जनरली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उस पर साबित कदम हो जाए तो मुश्किल चीज भी आसान लगने लगती है। ऑब्वियसली स्ट्रगल के बाद ही आप मुश्किल चीजें भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िम मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आप शामिल करेंगे आज के सेगमेंट्स। मोबाइल रेट सबसे पहले क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। Vivo Y95 और कीमत इसकी है जी 31,999 रुपए। Huawei Mate 10 Lite और इसकी कीमत है 34,999 रुपए। और इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Vibe S1 और इसकी कीमत है 36,500 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Realme 5 128GB है और इसकी कीमत 27,999 रुपए। जी तो मोबाइल रेट्स आपने जान लिए। शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। फरहान वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर जो है इंतजामात हैं, खरीदारों का रश है या नहीं है, फरहान की जानिब रुख करते हैं। फरहान बताइए क्या सूरत हाल है आज? जी बिल्कुल, मवेशी मंडी सज चुकी है, जानवर मुख्तलिफ किस्म के मंडियों में पहुंच चुके हैं और हर जानवर अपनी खूबसूरती, कद, वज़न के हिसाब से निराला है। चाहे वो बड़ा जानवर हो, ऊँट हो या छोटा जानवर हो, हर कोई ये जो जानवर है अपनी मुख्तलिफ खसूसियत रखता है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार है उनको अपनी जानिब मुतवज्जा करवाता है। मैं आपको खूबसूरत दो बकरों की जोड़ी की ऐसे मिलवा रहा हूँ। ये सगिया मंडी में लाए गए सबसे भारी भरकम जो बकरे हैं वो हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है, कद भी, वज़न में भी, और इनके कान भी कितने लंबे लंबे हैं मेरे साथ। बल्कि अपने मैं कहूँगा इनके सींग दिखाओ मेरे कैमरामैन को, किस खूबसूरत है, इनकी आंखें बड़ी अट्रैक्टिव हैं। और इससे खूबसूरत बकरा इस मंडी में शायद ही वज़न के हिसाब से, कद के हिसाब से हो। मेरे साथ इन बकरों का जो मालिक अहमद मौजूद है। इन बकरों की जोड़ी का नाम क्या है? शेरों की जोड़ी, और इनको दोनों को 9 लाख मांग रहे हैं हम। इनका 6 लाख लगा रेट। इनको 5 किलो दही, 5 किलो दूध और गंदम घास वगैरह खिलाते हैं। इनका 5 मन इसका वज़न है और उसका 4 मन वज़न है। और तो अगर कोई बार्गेनिंग करने आए, यानी 9 मन के हो गए, अकेला भी एक बेच दोगे? जी अकेला बेच देंगे। तो इसमें अकेले का इसका रेट क्या है? इसका रेट क्या है? इसका रेट 5 लाख है और इसका रेट 4.5 लाख है। अच्छा, इतना भारी भरकम ये जानवर है, इस तरह बड़े कैसे कर लेते हो? कितनी मेहनत करती है? हाथ से खाना खिलाते हो? क्या करते हो ऐसा? हाथ से खाना खिलाना पड़ता है इनको, और फिर इनको 2 साल पढ़ना पड़ता है। 2 साल, पूरे 2 साल पढ़ना पड़ता है।
तो गर्मी सर्दी हर सीजन होगा जी। बड़ी मेहनत होती है। जी बड़ी मेहनत होती है। बिल्कुल बड़ी मेहनत जी, होती तो है। खूबसूरत जानवर मंडियों में मौजूद हैं, खरीदार कम हैं। व्यापारियों का ये कहना है उन्होंने बहुत नाज नखरों से अपने जानवरों को पाला है और उनके मुंह मांगे दाम भी वसूल करेंगे। फरहान हमारे साथ है, मवेशी मंडी की सूरत हाल हमें बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, सिटी ट्यूटोरियल। जी, तो आज हमें ज्वाइन किया है इरम आपा ने, जिनसे हम ये जानने वाले हैं कि वो वालिदैन जो कि बच्चों की ज़हनी कमज़ोरी की वजह से परेशान नज़र आते हैं, तो किस तरह से हम अपने बच्चों की ज़हनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमें अक्सर नज़र आता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, तो इसके लिए हम अक्सर देखते हैं होम रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है वो हम जान लेते हैं इरम आपा से। अस्सलाम वालेकुम इरम आपा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, आप कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा जो है वो अक्सर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, परेशान वालिदैन नज़र आते हैं, तो ज़हनी तौर पे बच्चों को एक्टिव करने के लिए आप कौन सी आज हमारे साथ होम रेमेडी शेयर करने वाली हैं? देखो, आजकल जैसे बच्चों को छुट्टियां भी हैं और घर पर है, माएँ भी परेशान है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को जंक फूड दे देते हैं और बच्चे बार बार खाना भी मांग रहे होते हैं घर पे रहने से। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। जब कभी खाना पकता है खुशबू से बच्चों को भूख भी लग रही होती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि उन माओं के लिए जो मतलब छोटे बच्चे जो क्लास मतलब प्री केजी से लेके आगे 9-10 साल तक के लिए, उनके लिए ऐसा खाना बनाएं, ऐसी चीजें तैयार करें घर पर ही जो उनकी नशोनुमा में, उनकी मेंटल हेल्थ में हेल्प करती हो। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी मैं आपको एक बताती हूँ। मेरे पास जैसा कि यहाँ पे इस वक्त ये बादाम है और अखरोट है और उसके साथ मैंने चारों मगज और सौंफ रखी हुई है और इससे हम एक अच्छी सी बार बनाएंगे, हेल्दी बार कहते हैं इसको। तो उसमें ये ऐसा होता है कि आप 1 कप चीनी को किसी मोटे तले वाले बर्तन में डालकर आप पकाएं और उसके साथ आपने हल्की आंच पे उसको आपने पकाना है। तो उसके बाद जब वो लाइट ब्राउन होने लगे तो उसमें कटे हुए बादाम 1 कप, सही 1 कप अखरोट, 1 कप उसमें चारों मगज और थोड़ी सी सौंफ 1 टीस्पून, ये डालकर हिलाते हुए दूसरे पैन पे जिसपे घी लगा होगा उसमें डाल देना है और उसको तेजी से हिला के सेटल करना है और इन बार्स को ठंडे होने पे तोड़ लेना है और ये एक आपकी एक हेल्दी बार तैयार हो जाएंगी, जिनको आप बच्चों को छोटी भूख और किसी वक्त भी आप दे सकती हैं और ये बहुत ही एक अच्छा सा न्यूट्रिशन फूड उनके पास चला जाएगा। जैसे कि आजकल बच्चे देखिए, बच्चों के लिए स्काइप पे या जूम पे पढ़ना नई चीज है, तो उनका ब्रेन वो जगह काम कर रहा होता है। एक वो अपनी एजुकेशन पढ़ाई पे बात कर रहे होते हैं, दूसरा वो जूम पे देख रहे होते हैं या स्काइप पे पढ़ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो उनके लिए नई चीज, उसमें ब्रेन ज्यादा काम करता है और डबल काम कर रहा होता है ना। तो उसके लिए बच्चों को ज़हनी नशोनुमा के लिए बादाम, अखरोट, चारों मगज और सौंफ देना बहुत जरूरी है। इसके साथ जब बच्चे ये एक मीठा हो गया, इसी तरह हम घर पे पॉपकॉर्न्स बना के रखें और उनमें आप शुगर भी कर सकते हैं, चाट का मसाला जिन्हें बच्चों को पसंद हो, नमकीन, उसको कर सकते हैं। सही, यानी फ्लेवर ऐड करके आप बच्चों की पसंद की चीजें घर में बना सकते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह हम सैंडविच मेकर सबके पास है, तो उसमें हम एक ऐसे सैंडविच जो घर में सब्जियां बनी पड़ी हों और अगर बच्चे चाइनीज पसंद करते हो तो उसमें चिकन श्रेड करें, गाजरें और मटर और ऐसी चीजें डाल के हल्के फुल्के से सैंडविच बना लें, तो वो भी बड़े मजे के और अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को बार बार कहा जा रहा है, हम रिपीटली ये कहते हैं कि जंक फूड मत दें आप। बिल्कुल, और ये तो ऑब्वियसली बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। थैंक यू सो मच इरम आपा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की ज़हनी कमजोरी की जो लोग शिकायत कर रहे थे, उनको घर में किस तरह से अपने बच्चों की कमजोरी को दूर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें वो बना सकते हैं, इरम आपा ने हमें बता दिया। उम्मीद है कि आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और इसके नताइज भी बेहतर हासिल होंगे। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, आज के भाव।
हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, थैंक यू सो मच। मार्केट में कल हमने देखा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कीमतों में खुद इजाफा किया गया। इससे पहले अगर हम देखें तो हर रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, वो खुद साख्ता था। अब जब जिले इंतजामिया ने भी इजाफे का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आज मार्केट में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे जो सब्जियां हैं, ख़ासतौर पे जिनको सब्ज़ मसाले कहा जाता है, जिनमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल है, उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो सब्जियां हैं वो भी अब आम आदमी की पहुंच में नहीं है। सर बस गरीब आदमी तो ना तो दाल खा सकता है, जितना ही सब्जी खा सकता है, सिर्फ पानी पी के गुजारा कर सकता है। बस यो ही है, और कुछ भी नहीं जे। हुकूमत दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, कहीं पे कोई सहूलत आवाम को, कोई महंगाई में कमी? सर कोई रिलीफ नहीं है, कोई नहीं, गरीब बस कुछ भी नहीं जेगा। समझी ना कोई है खा रहे ने, जेडे नहीं सो साढ़े अंग्रेजी धक्के खा रहे हैं। एहो कुछ ही है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद है, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज प्याज जो है वो 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है वो 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, लीमू 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे कम से कम आम शहरी, आम सार्फिन जो है वो सब्ज़ी खा सकें। जबकि इस हवाले से जो सब्ज़ी फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां हों या फल हों वो सरकारी निर्देश। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन। मार्केट की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। मीट रेट्स शामिल कर लेते हैं। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी आपको मिलेगा 633 रुपये में, बीफ मेंस आपको मिलेगा 899 899 रुपये में। और इसके बाद मटन पर केजी आपको यहाँ से मिलेगा जी 1403 रुपये में। मटन मिंस आप खरीद सकेंगे 1649 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 163 और इसका बना हुआ गोश्त 236 रुपये में। और इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए जी। रिटेल प्राइस 129 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे, और अगर आप जाएंगे होलसेल पर 127 रुपये दर्जन में आप यहाँ पर आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 130 रुपये दर्जन में यहाँ पर अंडे अवेलेबल हैं। और अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं एक नजर डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और ब्रेक के बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी किचन में आज की रेसिपी के साथ। हमारे साथ रहिएगा। हबीब के किचन में खुशामदीद। जहांगीर मेरे साथ मौजूद हैं और आज की रेसिपी हमारी क्या होगी जहांगीर से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज की रेसिपी का अब हमारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं तो जी जल्दी जल्दी जरूर। आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी विंग। जैसे कि हम इस वीक में जब से हमने स्टार्ट किया है, थ्रू आउट मंडे से हम एपिटाइजर्स पे, फास्ट फूड पे काम कर रहे हैं। आज की भी जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ वो हॉट एंड स्पाइसी विंग्स हैं। मौसम के हिसाब से क्रिस्पी होंगे, जूसी होंगे और स्पाइसी होंगे। सही। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन प्लान किया, तो वो आज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर तो करेंगे। अब बनने कैसे हैं ये भी हमें बता दें। जी जरूर। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने लिए हैं तकरीबन मेरे पास 8 पीस, आप वैसे लेना चाहें तकरीबन 200 ग्राम चिकन विंग्स हैं। उसके लिए जो हमें स्पाइस चाहिए, उसके लिए हमें क्रश चिली चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, चाट मसाला और सॉल्ट। वो हम तकरीबन 1 से 2 ग्राम हर चीज इसमें ऐड कर लेंगे जी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल मैंने ऑलरेडी रख दिया गर्म होने के लिए। हबीब कुकिंग ऑयल हमारा जो है ऑलरेडी मौजूद है, उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद जैसे कल वाली रेसिपी में हमने वो चिकन को कोटेड किया था, इसी तरह वही बैटर है मेरे पास मैदा है, जिसके अंदर हमने चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट का एडिशन किया। उसके बाद हम करेंगे कोटिंग विंग्स को इस तरह स्टेप बाय स्टेप। विंग्स की कोटिंग करेंगे
कोटिंग करते हुए मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, इसको अच्छे तरीके से रब करना है। जितना अच्छा रब करेंगे उतना अच्छा इसके ऊपर क्रंच बनेंगे। ठीक है जी, ठीक है। इस तरह हम सारे विंग्स को अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। इसको रब आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे और वो जो क्रिस्पी होता है ये उतना अच्छा बन उतने अच्छे जाएगा। क्रंच और वो खूबसूरती जो आती है फ्राइंग की, वो ये जो मैदा हम लगा रहे हैं फ्लावर जिसके अंदर हमने ऑलरेडी सीजनिंग की है, वो बड़ा खूबसूरत दिखेगा। और अगेन ये आज की रेसिपी भी हमारी वो है जो बहुत क्विकली आप रेडी कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का थीम ये बन ऑलमोस्ट चुका हम है। वही रेसिपीज बनाते हैं जो कम वक्त में बहुत मजे की रेसिपीज बन जाती हैं। अगर आप थोड़ी लेंथी रेसिपी भी बनाना चाहते हैं तो उसके अभी मैंने अक्सर प्रोग्राम में बताया, थोड़ी सी पहले से आपको तैयारी रखनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको मिजन प्लस सेट करना पड़ता है। उस मिजन प्लस के बाद आप कुछ भी कोई भी चीज जो है ना अच्छे तरीके से कम वक्त में भी आप बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं दूसरा भी फ्लेम ऑन करूंगा। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमने जो कोटेड करनी सॉस वो इसके साथ कर सकते हैं। जो हमने सॉस रेडी करनी है उसके लिए दूसरा पैन भी आपने देखा। ले जी, विंग्स का इसका मैं टेम्परेचर अपने नाजरीन को बताता जाऊं। इसका जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा वो तकरीबन हमें लेना पड़ेगा 180 के करीब, 180 सेल्सियस के करीब हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके 1 बाय 1 विंग इसमें ऐड करने। ठीक है जी, टेम्परेचर मेंटेन होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा आपका ऑयल जो है वो वार्म हो चुका है उसको एकदम से डाल देंगे, ऑब्वियसली वो फिर बिल्कुल लुक उसकी जो है वो नहीं रहती, कलर जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं वो भी खराब हो जाता है। जहांगीर मुझे बताइएगा, आपने जो पहले डाले आपने उनको फौरी निकाल भी लिया है? उसकी रीजन ये है क्योंकि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसको मेंटेन करने के लिए देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा शेक कर रहा हूँ ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और फिर हम इसको इजीली कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हबीब कुकिंग ऑयल का अगर आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दिल की बहुत सारी बीमारियों से ये महफूज रखता है और हमारी रूटीन हमारे लाइफस्टाइल के मुताबिक ये बनाया गया है। तो जब भी कोई आप ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे खाने के साथ साथ, अच्छे टेस्ट के साथ साथ, अगर आप अपनी सेहत भी अच्छा रखना चाहते हैं तो हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हबीब कुकिंग ऑयल बनाया गया है हमारी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो जो चीज़ आप हबीब में बनाएंगे आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और ज़बरदस्त टेस्ट भी आपको खाने की चीज़ों का मिलेगा। ओके जी, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम साथ शुरू करेंगे अपनी सॉस। उसके लिए लेंगे हम हबीब ऑयल। ये देखिए पैन ऑलमोस्ट हमारा अच्छे तरीके से गर्म है। और सॉस के लिए कितना आपको ऑयल चाहिए? तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। गार्लिक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, 1 टेबलस्पून गार्लिक। जैसे हमारा हल्का सा गार्लिक सौटे होगा उसके बाद हम लेंगे चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। और साथ हम ऐड करेंगे केचप। केचप भी 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो बड़ी मज़ेदार सी खूबसूरत सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। क्योंकि केचप है, चिली गार्लिक है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इस चीज़ को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सही जी। उसके बाद हमारे विंग्स हैं, ये रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। इधर मैं नाजरीन को एक चीज़ बताता जाऊँ, जब भी आप विंग्स बनाएं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, नैबलेट्स और ड्रमेट्स। जो ड्रमेट वाली साइड है उसके ऊपर एक बोन होती है, उस बोन का ख्याल रखना। उसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करने से पहले कट लगा लेना है ताकि हीट प्रॉपरली अंदर जाए और इसको बोन्स को अंदर तक कुक कर सके। ठीक है, प्रॉपर कुक करने की ये एक ट्रिक है जो कि जहांगीर ने आपके साथ शेयर की है और इस चीज़ का खास ख्याल रखें। जी ओके जी, हमारे विंग्स हो चुके हैं। अब हम आएंगे अपनी सॉस की तरफ। अब इस सॉस को हम ग्लेज करेंगे इन विंग्स के साथ। ठीक है जी, ठीक है। हॉट एंड स्पाइसी हमने वर्ड यूज किया है। हमारी ये जो हॉट एंड स्पाइसी सॉस है वो रेडी हो चुकी है। इसके साथ हम इसको कोट कर देंगे। नॉन स्टिकी पैन है, जिससे मिस्टेक हो रही थी, बट आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। उसके लिए नॉन स्टिकी के लिए हमेशा आप स्पैचुला, वुड का स्पून या प्लास्टिक का यूज़ करें ताकि आपके जो यूटेंसिल्स हैं उनकी भी लाइफ जो है वो बरकरार ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल, ऑब्वियसली रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं और इनका ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो। ओके जी, अब हम चलेंगे अपने प्लेटिंग की तरफ। अगर हम प्लेटिंग की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं अपनी प्लेट की।
और आज की प्लेट हमारी हमने व्हाइट सेलेक्ट किया है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हम लेंगे थोड़ा अनियन रिंग्स, जिससे हम इसका बेड प्रिपेयर करेंगे, जिसके ऊपर हमने अपने विंग्स को अरेंज करना है। ये जी हमारा अनियन लग गया। प्लेटिंग के लिए भी हमने पहले से चीजें जो है जहांगीर ने कटिंग करके रखी होती है। प्लान करते हैं किसी चीज का, मैम जैसे मिसाल हम आउटिंग पे जा रहे हैं तो उसका प्लान करके हमें हर चीज पहले रेडी की होती है। बिल्कुल। अब हम घर से निकल जाएं, थोड़ी दूर जाके याद आए वो मैं तो ये चीज भूल गया, तो वो फिर इसलिए जब आप कुकिंग की बात करते हैं, कुकिंग में भी हर चीज पहले आती है। इसको हम फ्रेंच लैंग्वेज में मिज़न प्लस बोलते हैं। मिज़न प्लस प्रॉपरली होगी, हर चीज अरेंज होगी, ठीक है, तो ये कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया। ले जी, ये हमारे विंग्स जो हैं बड़े मजे के, खूबसूरत रेड खुशबू बहुत मजे की आ रही है, चिली गार्लिक फ्लेवर के साथ रेडी हो चुके हैं। अब आएंगे हम थोड़ा प्लेटिंग की तरफ, हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रीन अनियन इसके टॉप पे, ठीक है। ये ग्रीन अनियन ऐड किया, फिर एक पिंच आप इसके ऊपर सेसमी स्प्रिंकल करेंगे। अगर नाज़रीन ब्लैक सेसमी खूबसूरती बहुत हो जाती है जी, अगर आप ब्लैक सेसमी यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास व्हाइट सेसमी थे, मैंने उसको अरेंज किया। साथ हम लगाएंगे एक मिंट लीव, बड़ा खूबसूरत सा। ले जी, हमारी ऑलमोस्ट प्लेट रेडी हो गई है। साथ में हम लेंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस, जो हमने इसकी गार्निश में यूज किया, जो हमारी प्लेटिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगी। जी, तो हमारी रेसिपी आज की कंप्लीट हो चुकी है और इसके अज्जाए तरकीबी जो हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की रेसिपी है। और जैसा कि जहांगीर ने कहा कि ये वो रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्विकली बन जाती हैं। जहांगीर, मुझे बताइएगा, जब आप अपनी रेसिपी के लिए मीट वगैरह बाय करने जा रहे हैं, उसका कोई ट्रिक बता दें जिस चीज का आपको ख्याल रखना है। जो चीज, जब भी आप किसी चीज का प्लान, फिर वही बात आती है, प्लानिंग सबसे जरूरी है। वो हदीस नबी अमलों का दारोमदार नियतों पे है। तो कोई भी अमल करने से पहले उसकी नियत करनी पड़ती है। नियत अच्छी होगी, अच्छी चीज बनेगी, अच्छी चीज प्रिपेयर होगी। जब हम मीट की सिलेक्शन की बात करते हो, मीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मेन एलिमेंट है रेसिपी में, तो उसके लिए आपकी सिलेक्शन इज वेरी वेरी क्रिटिकल चीज। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगा, अब जैसे मैंने विंग्स लिए, मैंने विंग्स 3 बोन्स 2 बोन्स होते हैं। मैंने आपको बोला आप ड्रमेट्स और बिल्कुल नेबलेट में 2 बोन्स होती हैं, ड्रमेट्स में सिंगल बोन होती है। हमें इतना नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे बूचर के पास जाते हैं, उनको पता है कि अभी जैसे बकरा ईद आ रही है, कसाब को पता है कि मैंने यहाँ से नाइफ को कट करना है, ये चीज अलग हो जानी है। सही, तो ये वो चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। मीट जितना आपका अच्छा होगा, आपकी रेसिपी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।